देशव्यापी आइलैंड सर्वाइवल अब शुरू हो रहा है। नियम 1:4 लोगों की टीमें रैंडमली असाइन की जाएंगी। शुरुआती आइलैंड का साइज 4 स्क्वायर मीटर। नियम 2, हर 6 दिन में समुद्र जम जाएगा। नियम 3, हर 7 दिन में दुनिया पर एक रैंडम नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक आपदा का हमला होगा। नियम 4, सी बीस्ट समुद्री जीवों के हमलों से सावधान रहें। डे एक ग्रेस पीरियड है। कोई भी बीस्ट किनारे पर नहीं आएगा। आपके पास प्लेयर आईडी बनाने के लिए 30 सेकंड हैं। अगर आप फेल हुए तो आपके असली नाम का इस्तेमाल किया जाएगा। मेरा दिमाग अभी भी सुन्न था। आधी बेहोशी में मैंने 2 कैरेक्टर्स टाइप किए। समा आईडी कंफर्म हो गई है। प्लेयर समा ने गेम में एंटर कर लिया है। गुड लक। वह करारी चाइम की आवाज़ गायब हो गई। मैंने अपनी आंखें खोलीं और सूरज की रोशनी सुइयों की तरह उनमें चुभी। उन्होंने मुझे किस नर्क जैसी जगह पर डंप कर दिया था। मैंने खुद को ऊपर धकेला और अपने सिर को जोर से झटका दिया। जैसे ही मेरी विशन साफ हुई, मैं फ्रीज हो गया। 3 लड़कियां बिल्कुल मेरे बगल में बैठी थीं। सबसे पास वाली, जिसकी कमर तक लंबे बाल थे, जेट जैसी स्किन और माथे और आंखों पर एक ठंडा जमी हुई बर्फ जैसा लुक, शी यूबिंग, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की सबसे फेमस ब्यूटी। उसके बगल में एक कातिलाना फिगर और लोमड़ी जैसी आंखों वाली लड़की जिसकी आंखें आकर्षण और शरारत से चमक रही थी, लुओ ली, कंप्यूटर साइंस की सफ़ेद बालों वाली लड़की। और आखिरी, क्रॉप टॉप और अल्ट्रा शॉर्ट डेनिम शॉर्ट्स वाली, जो इतनी कोमल थी कि आपका दिल पिघला दे, कीन जियान, संगीत विभाग की वह ड्रीम गर्ल जिसे आधे लड़के कभी पा नहीं सकते। जियांग चिंग यूनिवर्सिटी की 3 सबसे फेमस ब्यूटीज सब यही हैं। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। क्या यह अच्छी किस्मत थी या बहुत बहुत खराब? तुम हो। मैंने तुम्हें पहले कुछ बार आसपास देखा है, लुओ ली पहले बोली। हमने एक बार कुछ शब्द एक्सचेंज किए थे और बस उतना ही था। वह एक कैंपस सेलिब्रिटी थी जिसके आसपास हमेशा भीड़ रहती थी। मैं एक मामूली इंसान था। 2 अलग दुनिया। मैं शियर शैंक हूँ, सोफोमोर सेकंड ईयर स्टूडेंट। आप तीनों के सेम स्कूल से। मैंने सिर हिलाया। कीन शिन भी बोल उठी। मैं कीन शिन हूँ, ये शियर यूबिंग है और यह छोटी वाली लुओ ली है। मैं बता सकता था उसे अभी सिचुएशन समझ नहीं आई थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि उसकी किस्मत खराब नहीं है। उसके साथ उसकी 2 बेस्ट फ्रेंड्स थीं, प्लस एक जूनियर जो काफ़ी हानिरहित दिख रहा था। उसकी आंखों में मेरा बेपरवाह शांत रहना शायद स्थिर और भरोसेमंद दिख रहा था। इस बीच लुओ ली ने अपनी दोनों सहेलियों के सिर नीचे खींचे और तीनों एक साथ झुंड बनाकर फुसफुसाने लगीं। अफसोस की बात यह थी कि रेत का यह टुकड़ा एक हथेली के साइज का था। मैं उनका हर एक शब्द सुन सकता था। अब क्या करें? आइलैंड सर्वाइवल, लेकिन ये तो बहुत दुबला पतला है। दुबला पतला होने के बावजूद 3 लड़कियों से तो बेहतर ही है कि नहीं? कीन शिन ने तर्क दिया। बस करो। लुओ ली ने अधीरता से हाथ हिलाया। रूल्स में कहा गया था कि समुद्र 6 दिनों में जम जाएगा और आइलैंड्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, राइट? वर्स्ट केस में हम 6 दिनों तक झेल लेंगे, फिर किसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम को ढूंढ लेंगे। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। मैं उनके लुक से उनके प्लान का अंदाजा लगा सकता था। जैसे ही बात बाहर फैलेगी, उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए तैयार टीमों की लाइन हॉरिजन तक लग जाएगी। बाद में एक मजबूत क्रू चुनने के लिए उनके पास काफ़ी समय था। इस विचार पर लुओ ली ने हाथ बढ़ाया और अपनी पतली उंगली से मेरी बांह को पोक किया। बस ताकि हम साफ कर लें, हम 3 लोग हैं और अगर तुमने कोई अजीब हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगी। यूबिंग को ताइक्वांडो आता है और सियोशिन को जूडो आता है और हम तीनों के पास कॉम्बो मूव्स हैं। शी यूबिंग क्वेश्चन मार्क। कीन शिन, मुझे कब से जूडो आने लगा? लुओ ली ने वापस झुककर अपनी धीमी सांसों में फुसफुसाया, तुम्हें नहीं आता? खैर, अब आता है। मैं बस उसे डरा रही हूँ। सोचो, वह यहाँ अकेला लड़का है। क्या होगा अगर उसे कोई आइडियाज़, गलत विचार आने लगें? शी यूबिंग और कीन शिन दोनों ने मुझ पर एक नज़र डाली, फिर शांत हो गईं। ऐसा नहीं था कि उन्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम थी। ज़्यादा संभावना ये थी कि ऐसी जगह पर लैंड करने से उनकी सुरक्षा की भावना छिन गई थी और उन्होंने ढाल के तौर पर खुद को ऑन इंस्टेंट अलर्ट कर लिया था। कीन शिन ने मुंह खोला जैसे वह चीज़ों को नॉर्मल करना चाहती हो, फिर बात को पी गई। मैंने मन ही मन अपनी आंखें घुमाईं। आइडियाज़? इतनी तंग जगह पर पेशाब करते वक्त भी आपके खुद के जूते गीले हो जाएं। क्या आइडियाज़? रिलैक्स, मैंने शांति से कहा। चूंकि आप सब 6 दिनों में जा रही हैं तो मैं बात साफ कर देता हूँ। इन 6 दिनों के लिए हर कोई अपना अपना ख्याल खुद रखेगा। हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। मुझे 3 हाई एंड माइटी कैंपस क्वींस के साथ उलझने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आइलैंड सर्वाइवल में जिंदा रहना सबसे पहले आता था। सो वॉट अगर वे सीनियर थीं? क्या मैं उसे खा सकता था, पी सकता था? मुझे इतनी बेरुखी से बात करते देख लुओ ली को शायद लगा कि वह कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गई है और उसने एक स्माइल के साथ तुरंत बात को संभाला। देखो,
तुम तमीज से रहो और मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर तुम बाद में हमारी मदद से आगे बढ़ो। चलो बस इन कुछ दिनों शांति बनाए रखते हैं, डील? जैसा कि मैंने कहा, हर कोई अपने लिए, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। यही शांति है। शब्द अभी मुंह से निकले ही थे कि गेम का अनाउंसमेंट फिर से हर किसी के दिमाग में गूंज उठा। सभी प्लेयर्स अपनी पोजीशन में हैं। टैलेंट अवेकनिंग अब एक्टिव है। आसपास के पानी में रिसोर्स चेस्ट्स ड्रॉप कर दिए गए हैं। इन्हें पकड़ने के लिए अपने शुरुआती पैक में मौजूद रॉड का इस्तेमाल करें। चेस्ट टीयर्स कॉमन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एपिक, लेजेंडरी, मिथिक। हर टीयर के पकड़े जाने का चांस है। आपकी रॉड जितनी बेहतर होगी, रेयर चेस्ट्स मिलने की आपकी ऑड्स उतनी ही ज़्यादा होगी। चेस्ट से आपको खाना, साफ पानी, लकड़ी, पत्थर, क्ले बनाने के लिए ज़रूरी कोई भी रिसोर्स मिल सकता है। लीड बोर्ड्स, एक्सचेंज और चैट अब ओपन हैं। सर्वाइव करें, अपना आइलैंड बनाएं। टैलेंट अवेकनिंग। मैं अलर्ट हो गया और मैंने अपना पर्सनल पैनल खींचकर खोला। शियर शैंक, ह्यूमन, ब्लडलाइन, अनअवेकन्ड, स्ट्रेंथ 5, एजिलिटी 5, स्टेमिना 4, एक एवरेज कॉलेज स्टूडेंट। टैलेंट, पेंडिंग एक्टिवेशन, टीयर्स F से SSS। अवेकन टैलेंट, रैंडम रोल हो रहा है। ड्राइंग, आपका फाइनल टैलेंट है। मैंने बाकी का हिस्सा देखा भी नहीं। बूम, गोल्डन लाइट आसमान की तरफ फूटी। रोशनी का एक खंभा, अंधा कर देने वाला चमकीला, आसमान से नीचे गिरा और उसने मुझे पूरी तरह निगल लिया। मेरे पैरों के नीचे वह छोटा सा 4 स्क्वायर मीटर का रेत का टुकड़ा उस भारी प्रेशर के कारण हिंसक रूप से कांप उठा। SSS टीयर, बधाई हो, आपने दुनिया का इकलौता SSS टीयर टैलेंट हासिल कर लिया है। सेव द गॉडेस। इफेक्ट 1, आपकी टीम में 90 से ऊपर की ओवरऑल रेटिंग वाली हर फीमेल प्लेयर के लिए, अगर उसका टैलेंट 8 टीयर से नीचे है, तो आप एक बेस रिसोर्स का कंटिन्यूअस प्रोडक्शन अनलॉक करते हैं। इनिशियल 1 पॉइंट प्रति सेकंड। इफेक्ट 2, आपकी टीम में एक बी टीयर गॉडेस होने पर एक बेस रिसोर्स का कंटिन्यूअस प्रोडक्शन अनलॉक होता है, 2 पॉइंट्स प्रति सेकंड। इफेक्ट 3, सी टीयर गॉडेस, 3 पॉइंट्स प्रति सेकंड। इफेक्ट 4, डी टीयर गॉडेस, 5 पॉइंट्स प्रति सेकंड। इफेक्ट 5, ए टीयर गॉडेस, आप उसके सभी बेस स्टेट पॉइंट्स सीधे हासिल कर लेते हैं। इफेक्ट 6, एफ टीयर गॉडेस, आप सीधे उसका टैलेंट कॉपी कर लेते हैं और उसे अपग्रेड कर देते हैं। दुनिया का इकलौता। मैंने अपनी सांस रोकी, खुशी की लहर को दबाया और पूरी चीज़ को बार बार पढ़ा। तो बेसिकली, जब तक इस आइलैंड पर कोई ऐसी गॉडेस है जो रेटिंग बार को क्लियर करती है लेकिन उसका टैलेंट कचरा है, मैं बिना कुछ किए रिसोर्सेज बटोरता रहूँगा। और अल्फ़ाबेट जितना नीचे जाएगा, रिवॉर्ड उतना ही एब्सर्ड शानदार होगा। मैंने अनजाने में उन तीनों ब्यूटीज की तरफ एक नज़र डाली जो उस गोल्डन लाइट की वजह से पूरी तरह जम चुकी थी और मेरा गला सूख गया। लेडीज़, प्लीज़ बस वहीं खड़ी रहो और सुंदर दिखती रहो। वह क्या था? लुओ ली और कीन शिनसन रह गईं। यहाँ तक कि हमेशा ठंडी रहने वाली शी यूबिंग की आंखें भी खुली की खुली रह गईं और उसके होंठ अलग हो गए। वह आसमान को चीरते हुए उस सोने के खंभे को एकटक देख रही थी। उसके पवित्र खौफ ने उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल कर दिया था। लाइट गायब हो गई और मैं वापस फोकस में आ गया। ठीक तभी कीन शिन के पैनल पर भी एक प्रॉम्प्ट पॉपअप हुआ। उसने उसे पढ़ा और एक निराशा भरी चीख निकाली। हाँ, मैं सिर्फ बी टीयर क्यों हूँ? सियोशिन, तुम्हारा भी अवेकनिंग हो गया? शी यूबिंग ने उत्सुकता से पूछा। इसका इफेक्ट क्या है? उसकी आवाज़ ठंडी थी, सिर्फ इसे सुनकर ही आपकी रीढ़ में एक हल्की ठंडक दौड़ जाए। कीन शिन रोने जैसी हो गई थी। प्लांट ग्रोथ, पौधों का विकास। ये पौधों के बढ़ने की स्पीड को बढ़ा देता है, लेकिन यह एक आइलैंड है। इसका क्या फ़ायदा? खासकर मेरी दुनिया हिला देने वाली अवेकनिंग को देखने के बाद। अपने खुद के बी टीयर को देखना किसी को भी गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। शी यूबिंग ने उसे दिलासा देने के लिए उसका हाथ थामा। शायद ये बाद में काम आ जाए। बी टीयर पहले से ही बहुत अच्छा है। उसने कीन शिन को और दुखी कर दिया। लेकिन यह अभी बिल्कुल बेकार है। मैं क्या करूं, यूबिंग? नहीं, यह अविश्वसनीय रूप से काम का है। लेडीज़, मेरे सीने में खुशी की लहर दौड़ गई। बी टीयर का मतलब था डबल रिसोर्स आउटपुट। इसकी क्या ज़रूरत थी? अब तक लुओ ली ने कीन शिन का मजाक उड़ाना छोड़ दिया था। उसने मेरी बाँह पकड़ी और उसे झकझोर दिया। हे, तुमने क्या अवेकन किया? सस, मैं उसके भीतर पछतावे की आंच महसूस कर सकता था। भले ही वह पहले बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं थी, लेकिन उसे मेरे अवेकन होने तक का इंतजार करना चाहिए था। अब मेरे हाथ में एक मॉन्स्टर टैलेंट था और अगर वो तीनों मेरे सामने छोटी साबित हुई तो 6 दिन में रास्ते अलग करने का बड़ा भाषण देने वाली वो लड़की पूरी तरह से जोकर लगेगी। उसने मुझे कितना भी हिलाया, मैं अपनी जगह से टस से मज नहीं हुआ। मैंने बस 2 शब्द कहे, यह एक सीक्रेट है। टच। ठीक है, मत बताओ। किसे परवाह है? लुओ ली का चेहरा एक पल में बदल गया और उसने गुस्से में फुफकारते हुए मेरा हाथ छोड़ दिया। उन्हें इग्नोर करते हुए मैंने अपना पैनल वापस ऊपर खींचा। SSS टीयर टैलेंट, सेव द गॉडेस, दुनिया का इकलौता।
टीम गॉडेस कीनशिन वुड सप्लाई अनलॉक। टैलेंट टियर बी। इफेक्ट 2 ट्रिगर सभी रिसोर्स गेन गुना 2। कट आउटपुट वुड 2 पॉइंट्स प्रति सेकंड 2 एक सेकंड यानी घंटे का 7200। चेस्ट्स के लिए फिशिंग करना भूल जाओ। इस तरह के आउटपुट के साथ ऐसी क्या चीज़ थी जो मैं नहीं खरीद सकता था। यह विचार अभी दिमाग में आया ही था कि मैंने अपने इन्वेंट्री के कोने में देखा, वुड का काउंटर मेरी आंखों के ठीक सामने पागलों की तरह बढ़ रहा था। वुड जोड़ दो, वुड जोड़ दो, वुड जोड़ 2। कुछ ही सांसों के फासले में मेरा वुड स्टॉकपाइल पहले ही 20 को पार कर चुका था। मैं भी अपनी किस्मत आजमाती हूँ, शिए यूबिंग ने धीरे से कहा। जैसे ही शिए यूबिंग बोली, मेरे सीने में एक तीखी सी उम्मीद जगी। ये थोड़ा अंडरहैंडेड चालाकी भरा था, लेकिन उस वक्त मैं दिल से दुआ कर रहा था कि इस आइस क्वीन का टैलेंट कोई खतरनाक एटीए या एसटीए मॉन्स्टर न निकले। कम ऑन प्लीज, ए से नीचे कुछ भी चलेगा। टीममेट शिए यूबिंग ने एक सी टियर टैलेंट अवेकन किया है। प्लेयर को स्टोन सप्लाई मिलती है 3 पॉइंट्स प्रति सेकंड। शिए यूबिंग, उम्र 22, हाइट 1.75 मीटर, सीनियर ओवरऑल रेटिंग। यस, मेरे भीतर खुशी की लहर दौड़ गई। 1 सेकंड में 3 स्टोन, और वह भी प्रति सेकंड। शिए यूबिंग ने एक फीकी सी मुस्कान दी। ऐसा लगता है कि मैं सियोजियन से भी ज़्यादा अनलकी हूँ। लुओली की उम्मीद का जो कुछ भी हिस्सा बचा था, वह लगभग बुझ गया। नो वे, यूबिंग, तुम्हारा इफेक्ट क्या है? क्या सियोजियन से भी बदतर है? शिए यूबिंग ने अपना पतला हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से उसे लुओली के गाल पर रख दिया। सी टियर, फ्रॉस्ट ऑरा, फ्रॉस्ट ऑरा। उसकी हथेली से ठंड की एक लहर निकली और तापमान गिरता चला गया। जल्द ही लुओली की स्किन सुइयों की तरह चुभने लगी, जैसे वह बर्फ के किसी टुकड़े से सटी हो। उसने जल्दी से उसका हाथ हटाया। बस करो, बस करो। अगर तुम दोनों ही इतनी यूजलेस हो तो हम इन 6 दिनों में कैसे सर्वाइव करेंगे? एक प्लांट फर्टिलाइजर, खाद, एक चलता फिरता रेफ्रिजरेटर। मैं बमुश्किल अपना चेहरा गंभीर रख पा रहा था। वह कॉम्बो किस काम का था? सिर के ऊपर सूरज बेरहमी से चमक रहा था। लुओली एक फटे हुए गुब्बारे की तरह पिचक कर शिए यूबिंग के गले लग गई, अपना चेहरा उसमें छुपाया और कराहते हुए बोली, हम तो गए। कीनशिन ने पास आकर उसके कंधे को थपथपाया। कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पास तुम खुद हो। उसने लुओली के हाथों को अपने हाथों में लिया और पूरी गंभीरता के साथ कहा, छोटी लुओली, तुम हमारे गांव की आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम भी यूजलेस निकली तो हम तीनों पूरी तरह खत्म हैं। इसके साथ ही वह एकदम सीधी खड़ी हो गई और उसने पूरी तरह से एक एनिमे चुनीबियो पोज बनाया, दाहिना हाथ आसमान की तरफ और बायां हाथ आधी आंख को ढके हुए। ओ अंधेरे, मुझसे डरो। इससे पहले कि वह अपनी लाइन पूरी कर पाती, शिए यूबिंग ने उसकी उंगली से उसके माथे पर प्रहार रैप किया। अहम, कीनशिन ने अपना गला साफ किया। ओह गॉड, प्लीज मुझे इन दोनों लूजर्स को बचाने के लायक कोई टैलेंट दे दो। टीममेट लुओली ने एक डी टियर टैलेंट अवेकन किया है। प्लेयर अनलॉक, क्ले सप्लाई, क्ले सप्लाई, 5 पॉइंट्स प्रति सेकंड। लुओली, उम्र 22, हाइट 1.55 मीटर, सीनियर, ऑनलाइन वीट्यूबर, ओवरऑल रेटिंग 91। उफ, मैं लगभग जोर से हंस पड़ा। उसने इस तरह का माहौल बनाया था जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ आने वाली हो, और इसके बजाय वह पूरी तरह फुसदट हो गई। डी टियर 5 क्ले 1 सेकंड में। ब्यूटीफुल, वाह। लुओली की चीख उस पूरे छोटे से रेत के टुकड़े पर गूंज उठी। इस बात पर यकीन न करते हुए उसने अपनी छोटी मुट्ठी पूरी ताकत से रेत पर मारी और सिर्फ एक उथला सा गड्ढा ही खोद पाई, जिससे उसकी उंगलियों के जोड़ छिल गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये डी क्यों है? और वह भी एक बिल्कुल बेकार स्ट्रेंथ बफ। कम से कम तुम दोनों फर्टिलाइजर और फ्रिज तो हो। मेरा टैलेंट तो बेसिकली मेरा मजाक उड़ा रहा है कि मेरे पास सिर्फ ताकत है और दिमाग नहीं। घटिया बकवास गेम। उसने शायद सोच लिया था कि वह चुनी हुई चोजन वन होगी जो पासा पलट देगी, मेरी तरह दुनिया हिला देने वाले सीन की उम्मीद में। और उसे मिला क्या? एह देह। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनकी आंखों में पहली बार असली पैनिक दिखाई दे रहा था। अभी कुछ मिनट पहले ही उन्होंने कसम खाई थी कि वो 6 दिनों में चली जाएंगी, एक साफ लाइन खींचेंगी और मेरे काम से दूर रहेंगी। और अब 6 दिन तो भूल जाओ, क्या वे कल सुबह के सूरज तक भी टिक पाएंगी? यह एक बड़ा सवाल था। आंखों के 3 जोड़े एक साथ मुझ पर टिक गए, जैसे वो मुझे पूरा निगल जाना चाहते हों। उनका वह लुक देखकर मैं थोड़ा झिझक गया। लोगों के बीच दुख शेयर नहीं होता, ये कितनी सच बात है। क्योंकि इस वक्त मैं खुशी से पागल हो रहा था। 3 कैंपस क्वींस, प्योर सजावटी गुलदस्ते, ऑर्नामेंटल वाजर्स, पूरी तरह यूजलेस। लेकिन यूजलेस होना ही उनका सबसे बड़ा यूज था। गुलदस्ते शानदार होते हैं, आंखों को सुकून देते हैं और रिसोर्सेज उगलते हैं। घंटे का 10,800 स्टोन, और क्ले तो उससे भी ज़्यादा अश्लील, घंटे का 18,000। मुझे वहां बिना किसी रिस्पॉन्स के बैठा देख लुओली ने फुसफुसाते हुए अपने पैक से एक रॉड निकाली। उसके चेहरे की तरफ मत देखो, वह एक ब्लॉकहेड मूर्ख है, किसी काम का नहीं। हम खुद पर भरोसा करेंगे, चलो फिशिंग करते हैं।
शी यूबिंग और कीन शिन ने चुपचाप सिर हिलाया और अपनी अपनी रॉड्स निकाल लीं। हम चारों ने उस टीले के चारों कोने संभाले और फिशिंग के एक लंबे दौर के लिए बैठ गए। लगभग 1 घंटा बीत गया, एक भी बाइट नहीं मिली। धूप और तेज हो गई, टेम्परेचर बढ़ रहा था और नमकीन हवा उनकी नमी सोख रही थी। उन तीनों के लिपस्टिक लगे होंठ अब फटने और छिलने लगे थे। कीन शिन ने बिल्कुल हिचकिचाहट के साथ धीरे से कहा, मैं लिन फंग से पूछती हूँ, देखती हूँ कि क्या उसके पास पानी है। वह सचमुच ऐसे मौके पर भीख नहीं मांगना चाहती थी, खासकर यह जानते हुए कि जब उसे पता चलेगा कि आइलैंड पर एक लड़का भी है तो वह जलन के मारे अपना आपा खो देगा। सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही उसके सिर में दर्द हो गया। मम्मा, मैं भी हूँ, मिंग से पूछती हूँ। लुओ ली ने भी सुर मिलाया। वह प्यास से बेहाल और दुखी थी। वह भला कब से प्यासा होने के लिए परेशान होने लगी थी। घर पर उसकी एक नज़र पड़ते ही लोग उसके लिए बबल टी खरीदने के लिए दौड़ पड़ते थे, इतनी कि वह पूरी पी भी नहीं पाती थी। अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। सिर्फ शी यूबिंग शांत रही। वह सचमुच अपने बॉयफ्रेंड सियो शेंगनन से कांटेक्ट नहीं करना चाहती थी। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं, अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है। चलो पहले खुद थोड़ा एफर्ट डालते हैं। यूबिंग, मैं प्यास से मर रही हूँ और इन घटिया चेस्ट्स की ऑड्स बहुत ही कम हैं। इस बात पर मैं वास्तव में सहमत था। समुद्र में चेस्ट्स बिल्कुल मछलियों की तरह काम करते हैं, ये पूरी तरह प्रोबेबिलिटी संभावना का खेल है। लेकिन चेस्ट फिशिंग में कोई चारा बेट नहीं होता, ये प्योर लक है और खाली हाथ आने की ऑड्स असली फिशिंग से कहीं ज़्यादा खराब हैं। भला कौन पूरे 1 घंटे तक फिशिंग करता है बिना इसके कि उसका फ्लोट थोड़ा सा भी हिले। हालांकि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं बस खाली बैठा था, रिसोर्सेज के फटने का इंतजार कर रहा था। एक बार जब नंबर्स बढ़ जाते तो मैं एक्सचेंज पर धावा बोल देता। इतने सारे रिसोर्सेज के साथ ऐसी क्या चीज़ थी जो मैं नहीं खरीद सकता था। ये हिला। कीन शिन की आवाज़ एक्साइटमेंट से कांप उठी। मेरा फ्लोट हिला, हर एक आंख उसकी तरफ घूम गई। उसकी पतली रॉड का सिरा पानी की सतह पर पागलों की तरह डोल रहा था। कैन यू रील इट इन, सियो शिन? सब कुछ भूलकर लुओ ली शी यूबिंग की गोद से उछलकर खड़ी हो गई और पानी को घूरने लगी। कीन शिन ने एक तेज झटका दिया और एक सिर के साइज का लकड़ी का चेस्ट उसके बगल में पानी के छपाक के साथ ऊपर आ गिरा। तीनों लड़कियां तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा हो गईं, उनके गले सूख रहे थे। कीन शिन ने अपने हाथ रगड़े, वह पूरी तरह नर्वस थी। वह खाने की उम्मीद भी नहीं कर रही थी, बस पानी मिल जाए। साफ पानी की एक जान बचाने वाली बोतल। उसने चेस्ट को लुओ ली की तरफ खिसका दिया। जल्दी जल्दी छोटी ली, तुम इसे खोलो। तुम्हारा लक अच्छा है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। अपनी किस्मत को साबित करने के लिए बेताब लुओ ली ने हाथ बढ़ाया और ढक्कन खोल दिया। बधाई हो, वुड गुना 100, स्टोन गुना 100। हाँ, बस इतना ही। वो तीनों हैरान होकर देखने लगीं। लगभग 40 डिग्री की धूप में 1 घंटे तक भुनने के बाद यह मिला। वे प्यास से चक्कर खा रही थीं और ये रिसोर्सेज जिन्हें आप खा या पी नहीं सकते थे, कचरे से बेहतर नहीं थे। अगर शी यूबिंग ने उसे न रोका होता तो लुओ ली ने उस पूरे ढेर को वापस समुद्र में लात मार दी होती। मैं अपनी हंसी रोकने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। एक कॉमन चेस्ट से इतना मिलना वास्तव में ठीक ठाक था, लगभग मेरी आधे मिनट की खाली बैठी इनकम के बराबर। अपना चेहरा गंभीर रखते हुए मैंने अपनी इन्वेंट्री खोली। वुड 7242, स्टोन 10,953, क्ले 18,135। तीनों रिसोर्सेज अभी भी आसमान छू रहे थे। वुड जोड़ 2, स्टोन जोड़ 3, क्ले जोड़ 5। लगभग हर पल काउंटर बदल रहा था। इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द था, रिडिकुलस, अविश्वसनीय। उनके निराश चेहरों को देखकर मुझे लगा कि अब थोड़ा सा जलवा दिखाने का समय आ गया है। ये 3 टॉप ग्रेड रिसोर्स बेबीज बस टूटने ही वाली थीं। मैंने एक्सचेंज खोला। रिकमेंडेड गुड्स, अनुशंसित सामानों की एक शानदार वैरायटी स्क्रीन पर आ गई, इतनी कि देखना मुश्किल हो रहा था। फुल मेड आउटफिट 10,000 वुड। केबिन ब्लूप्रिंट 5 स्क्वायर मीटर 2,000 वुड। गेहूं की ब्रेड 100 ग्राम 150 वुड। बोतलबंद मिनरल वाटर 500 मिलीलीटर 120 वुड प्लस 80 स्टोन। लकड़ी का भला 300 क्ले। नुकीला गदा गुना 3 2000 स्टोन। कीमतें एब्सर्ट बहुत ज़्यादा थीं और सामानों का सिलेक्शन उससे भी ज़्यादा। मिनरल वाटर, कोई वास्तव में इसे बेच रहा था 200 से ज़्यादा रिसोर्सेज में। ज़्यादातर प्लेयर्स के लिए यह एक बहुत बड़ी रकम थी, शायद ही कोई इसे अफोर्ड कर सकता था। मेरे लिए ये बस छुट्टे पैसे थे। वुड -120, स्टोन -80, बोतलबंद मिनरल वाटर जोड़ 500 मिलीलीटर्स। पानी की एक बोतल जिस पर ठंडी ओस की बूंदें जमी थीं, मेरी इन्वेंट्री में आ गई। मैंने उसे तुरंत बाहर निकाला। ठंडक ने मेरी हथेली को छू लिया। क्रैक। उस रेत के टीले के सन्नाटे में कैप के घूमने की आवाज़ किसी बिजली की कड़क जितनी साफ थी। मैंने अपना सिर पीछे झुकाया और बर्फीला पानी मेरे फटे होठों को छूते हुए मेरे गले में उतर गया।
गटक गटक। मैं मुड़ा नहीं, लेकिन मैं अपने पीछे महसूस कर सकता था। वो तीनों पूरी तरह शांत हो गई थीं। 3 नज़रें अंधेरे में भेड़ियों की तरह सीधे मेरे हाथ में मौजूद बोतल पर लॉक हो चुकी थीं। मैं मुड़ा और बिल्कुल आराम से उन तीनों लड़कियों की तरफ देखा जो मुझे भूखी नज़रों से घूर रही थीं। 3 नज़रें मेरे हाथ की बोतल पर टिकी थीं, उनके गले खुद ब खुद सूख रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा, कैप को वापस बंद किया और सिर पीछे झुकाया। गटक गटक। ठंडा पानी मेरे गले से नीचे उतरा और उस आवाज़ ने उन तीनों को लगभग पागल कर दिया। मैं धीरे धीरे पी रहा था, इसे किसी कीमती विंटेज ड्रिंक की तरह एंजॉय कर रहा था, यहाँ तक कि एक बूंद मेरे मुंह के कोने से बहकर रेत में गिर गई। पूरी बोतल खत्म, एक बूंद भी नहीं बची। मैंने एक सेटिस्फाइड डकार ली और उनकी तरफ बिल्कुल मासूमियत से देखा। आप सब इस तरह क्या घूर रही हैं? तुम। लुओ ली का सीना गुस्से से फूल गया। यहाँ वे प्यास से मर रही थीं और इस शैतान जूनियर ने उनके ठीक सामने मीठा झरने का पानी गटकने का वन मैन शो कर डाला था। आखिरी बूंद तक। 3 खूबसूरत लड़कियां यहाँ खड़ी हैं और अगर तुम पत्थर भी होते तो तुम्हारे भीतर इतनी तमीज होती कि तुम आधी बोतल शेयर करते। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे झूठे पानी से कोई दिक्कत होती। तुम्हें वह पानी कहाँ से मिला? वह दौड़कर आए और उसने मेरे सीने पर अपने कोमल हाथों से वार किया। तुम दुष्ट, इसे वापस बाहर निकालो मेरे पीने के लिए। पंच बिल्कुल ढीले थे, मेरे सीने पर किसी मसाज की तरह लग रहे थे। मैं हंसा, एक हाथ उसके छोटे से सिर पर रखा और हल्के से प्रेशर के साथ उस चीखती हुई छोटी चीज को उसकी जगह पर रोक दिया। फिर उसके बालों को बिखेरा और उसे पीछे धकेल दिया। एक्सचेंज से खरीदा है क्या? आप लोगों को प्यास लगी है? ऑब्वियसली। लुओ ली ने अपनी आंखें घुमाईं। अगर वह मुझे पीट सकती तो वह मुझ पर झपट पड़ती और मुझे काट खाती। मेरा गला सूख कर कोयला होने वाला है, तुम्हें क्या लगता है? मैंने अपने हाथ फैलाए और अगले ही पल किसी मैजिक ट्रिक की तरह एक और वैसी ही बोतल सामने आ गई जिस पर ठंडी ओस की बूंदें जमी थीं। इस बार हमेशा बर्फ जैसी रहने वाली शी यूबिंग और शांत रहने वाली कीनशिन भी अपनी लार टपकाने से खुद को नहीं रोक पाईं। वह बोतल मेरी उंगलियों के बीच झूल रही थी और आंखों के 3 जोड़े उसके साथ ही झूल रहे थे। पानी के छलकने की वह आवाज़ व्यावहारिक रूप से शैतान की फुसफुसाहट जैसी थी। मेरे पास पानी है, मैंने बात को खींचते हुए कहा, और आप सबको इस तरह प्यासा देखकर मैं कह सकता हूं कि मैं इतना भी कोई बेरहम इंसान नहीं हूं। लुओ ली की आंखें तुरंत चमक उठीं। सच में? बिल्कुल, मैंने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन हमें एक छोटी सी डील करनी होगी। लोआ गया ना अपनी औकात पर। लुओ ली तुरंत अलर्ट हो गई और एक कदम पीछे हट गई। कैसी डील? हमारे पास अभी कोई पैसा वैसा नहीं है। मुझे पैसा नहीं चाहिए। मेरी नज़र उन तीनों के चेहरों पर घूम गई। यहीं रुको, मेरे साथ मिलकर इस जगह को बनाओ। गेम ने शुरुआत में हम 4 लोगों को एक ही आइलैंड पर डंप किया था। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। मेरे टैलेंट ने इन तीनों को रजिस्टर किया था, जिसका सीधा सा मतलब था कि जब तक वे इस आइलैंड पर रहेंगी वे इन पूरे 6 दिनों तक मेरे लिए रिसोर्सेज जनरेट करती रहेंगी। लेकिन मेरा टैलेंट विशेष रूप से टीममेट्स को रेगनाइज करता था। जबरदस्ती काम नहीं आती और मैं जितना ज़्यादा दबाव डालता रिसोर्स का आउटपुट उतना ही अनरिलायबल अस्थिर हो जाता। इसलिए मैंने बस अपना ऑफर टेबल पर रख दिया। अब इसे मानना या न मानना पूरी तरह उनके हाथ में था। बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक उनके चेहरों के एक्सप्रेशंस बदल गए। यहीं रुकें? कब तक के लिए? 6 दिन या 10 साल? इस तरह की अस्पष्ट शर्तें बेसिकली नज़रबंदी, हाउस अरेस्ट का ही एक रूप थी, और अगर उनके बॉयफ्रेंड्स को इस बात का पता चल गया तो बवाल खड़ा हो जाता। इसके अलावा ऐसी जगह पर कौन जानता था कि इस जूनियर के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। कीनशिन ने अपने फटे हुए होठों को आपस में भींचा। हम पहले अपनी खुद की किस्मत आजमाएंगे। लुओ ली ने भी अपना सिर झुका लिया। हाँ, मैं भी इस बारे में थोड़ा और सोचूंगी। मैंने अपनी नज़र शी यूबिंग पर टिकाई, जो पूरे समय बमुश्किल एक शब्द बोली थी लेकिन उसकी हालत सबसे ज़्यादा खराब लग रही थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने सुना है कि तुम्हारे और तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड के बीच चीज़ें कुछ खास ठीक नहीं चल रही हैं। उसकी बॉडी में एक बहुत ही मामूली सा कड़ापन आया। सियो जैंगनन के साथ उसके रिश्ते की बातें कैंपस में कोई सीक्रेट नहीं थीं। लेकिन फिर भी पानी की कुछ घूंटों के लिए वह ऐसी अजीब डिमांड मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपनी आंखें उठाकर मेरी नज़रों से नज़रें मिलाईं। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी लेकिन टोन काफ़ी स्थिर थी। थैंक यू, लेकिन मैं भी इस पर सोचूंगी। अच्छा है, तीनों ने मना कर दिया। जैसी आपकी मर्जी। मेरे चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। तो फिर अपना काम जारी रखिए। उनकी तरफ दोबारा देखे बिना मैं अपने कोने में मुड़ गया और एक्सचेंज खोल लिया। उन्हें मनाने का वास्तव में कोई फ़ायदा नहीं था। इस तरह के घमंडी टाइप्स के साथ बहस करने से कुछ हासिल नहीं होता। आप जितना ज़्यादा पुश करेंगे वो उतना ही ज़्यादा पीछे हटेंगे। मैंने अपनी शर्तें सामने रख दी थीं। वे जब भी मानेंगी वो उनकी मर्जी होगी, और अगर वे इन 6 दिनों के भीतर कभी नहीं भी मानती तो भी कोई बात नहीं थी।
इन 6 दिनों का रिसोर्स इनकम इकट्ठा होकर एक डरावने नंबर में बदल जाएगा। रही बात टैलेंट के लिए जरूरी उन 90 पॉइंट्स को क्लियर करने की, मैंने उनकी तरफ देखा और मेरे मुंह का कोना थोड़ा सा घुमा। उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। तीनों लड़कियां सन खड़ी रहीं। मुझे वह पानी खत्म करते हुए देखने के बाद उनके गले पहले से दर्जनों गुना ज़्यादा सूख चुके थे। अब यह उनके लिए एक असली टॉर्चर था। दूसरी तरफ मैं एक बेहतरीन मूड में था और फटाफट एक्सचेंज को स्क्रॉल कर रहा था। पहली प्रायोरिटी, आइलैंड को बड़ा करना। पहले खुद के रेत के इस छोटे से टुकड़े का इंतजाम किया जाए। कम से कम छांव के लिए एक छत तो खड़ी हो। मैंने सीधे आइलैंड एक्सपेंशन ब्लूप्रिंट सर्च किया। ज़्यादा लिस्टिंग्स नहीं थीं, कीमतें कुछ 100 से लेकर 2000 बेस रिसोर्सेज के बीच थीं, जो अलग अलग तरह की करेंसी में सेट थीं। वुड, स्टोन, क्ले, जो भी आप सोच सकें। गेम अभी अभी ओपन हुआ था और हर किसी की लिस्टेड कीमतें पूरी तरह से गड़बड़ थीं। किसी को सही रेट का अंदाजा नहीं था, इसलिए सबने जितना हो सके उतना बढ़ाकर दाम लगा रखा था। दुर्भाग्य से ज़्यादातर सेलर्स सिर्फ वुड, लकड़ी ले रहे थे, जो कि इत्तेफाक से मेरा सबसे कम होने वाला रिसोर्स था। मैं पेशेंस के साथ सबसे सस्ते से लेकर सबसे महंगे की तरफ बढ़ा और जैसे ही मेरा सब्र खत्म होने वाला था, मुझे मार्केट का सबसे महंगा आइटम मिला, आइलैंड एक्सपेंशन ब्लूप्रिंट। 10 स्क्वायर मीटर, कीमत 3000 क्ले। सेलर का नाम वुयूशन। 10 स्क्वायर मीटर। मैंने उसे फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया और एक मैसेज भेजा, समा, मैं इसे 2000 में लूँगा। वुयूशन, बॉस, अभी 1 स्क्वायर मीटर 1000 से ऊपर में जा रहा है। ये 10 स्क्वायर मीटर का ब्लूप्रिंट है। तो क्या हुआ अगर ये 10 का है? कीमतें अभी पूरी तरह से केओस में थी, कोई बेंचमार्क था ही नहीं। भले ही मेरे रिसोर्सेज आसमान से टपक रहे थे, पर मैं उन्हें इस तरह फालतू में नहीं फूंक सकता था। समा, 2000, अगर बेचना है तो लिस्टिंग हटाओ और हम प्राइवेटली ट्रेड करते हैं। वह काफ़ी देर तक शांत रहा। वुयूशन, तुम्हारे पास बहुत सारा क्ले है क्या? मुझे थोड़ा ट्रेड कर दो और ब्लूप्रिंट तुम्हारा हुआ। लो, अब उसका एटीट्यूड कितनी तेजी से बदल गया। रिसोर्सेज का ट्रेड करना वास्तव में मेरे काम का था। मेरा वुड आउटपुट कम था और हाथ में कुछ हार्ड करेंसी होने से बाद में चीज़ें खरीदना आसान हो जाता। समा, कितना चाहिए? वुयूशन, ज़्यादा नहीं, 1000, 1:1 के रेट पर। समा, बिल्कुल है। वुयूशन, बॉस, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा क्ले हो तो मेरे साथ कभी भी ट्रेड करने आ जाना। समा, बिल्कुल। एक ट्रेड रिक्वेस्ट तुरंत पॉपअप हुई। उसने ब्लूप्रिंट प्लस 1000 वुड सामने रखा। मैंने 3000 क्ले सामने रखा। ट्रेड सक्सेसफुल रहा। एक पल बाद मेरी इन्वेंट्री में हल्के एम्बर रंग में चमकता हुआ एक प्राचीन ब्लूप्रिंट आ गया। मैंने उसे बाहर निकाला और उस पर अपना अंगूठा फिराया। ये किसी मजबूत चमड़े जैसा फील हो रहा था, जिस पर बारीक पैटर्न्स बने थे, जो एक भारी और प्राचीन वाइब दे रहा था। अब एक्सपेंशन शुरू करने का समय था। 10 स्क्वायर मीटर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इस अनंत समंदर के बीच ये हवा से अचानक पैदा किए गए एक बिल्कुल नए महाद्वीप जैसा था। मैंने सबसे पहले एक्सपेंशन की कॉस्ट चेक की। 10 स्क्वायर मीटर एक्सपेंशन के लिए ब्लूप्रिंट की कॉस्ट थी 2000 वुड, 5000 स्टोन और 6000 क्ले। आइलैंड एरिया कैप जोड़ 10 स्क्वायर मीटर। नोट, एक्सपेंशन की लोकेशन और शेप को कस्टमाइज किया जा सकता है। उफ, 10 स्क्वायर मीटर के लिए 10,000 से ज़्यादा रिसोर्सेज। क्या इसके लिए ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी था? लेकिन फिर ज़्यादातर लोग इस वक्त सिर झुकाए बस रिसोर्सेज इकट्ठा करने में लगे थे। शायद ही कोई दूसरा गेम लॉन्च होने के कुछ ही घंटों के भीतर इतने बड़े टुकड़े के साथ आइलैंड बड़ा करने की जल्दी में होगा। नॉर्मल तरीका तो एक स्क्वायर मीटर करके बढ़ाने का था, कम कॉस्ट, ज़्यादा सेफ। लेकिन मुझे वह टेंशन नहीं थी। मेरे रिसोर्सेज हर सेकंड बढ़ रहे थे। जल्दी बढ़ाओ, जल्दी एंजॉय करो। एक्सपैंड शब्द अभी मुंह से निकले ही थे कि आइलैंड मेरे नीचे इस तरह झटका खाकर हिला जैसे जमीन के अंदर कोई ड्रैगन करवट ले रहा हो। वो तीनों लड़कियां इस अचानक आए झटके के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थीं। वे चीख पड़ी और तपती रेत पर जा गिरीं, बमुश्किल खुद को संभाला। फिर जैसे ही उन्होंने खौफ से सामने देखा, नीला समंदर खौलने और उबलने लगा। गड़गड़ाहट, पानी के बीच से जमीन का एक बिल्कुल नया चौकोर टुकड़ा बाहर निकल आया। गीली रेतीली मिट्टी जिसमें नमक और कीचड़ की भारी बदबू थी, तपते सूरज के नीचे धुंधली सफ़ेद भाप छोड़ रही थी। वह मेरे पैरों के नीचे मौजूद 4 स्क्वायर मीटर से कम के रेत के टुकड़े के साथ इस तरह फिक्स हो गया जैसे दोनों शुरू से एक ही थे। केवल तभी जाकर वह दिल दहला देने वाला कंपन आखिरकार रुका। इससे पहले कि वे इस नामुमकिन नज़ारे से पूरी तरह उबर पाती, उनके दिमाग में सिस्टम के ठंडे अनाउंसमेंट्स की एक झड़ी लग गई। जैंगसिंग डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले अपने आइलैंड को 10 स्क्वायर मीटर तक बड़ा करने के लिए प्लेयर समा को बधाई। रिवॉर्ड, एपिक चेस्ट गुना 1, बेसिक वाटर प्योरीफायर गुना 1, क्लाइमेट कंट्रोलर ब्लूप्रिंट गुना 1। इस अनाउंसमेंट ने न सिर्फ उन तीनों के दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया, बल्कि इसने पूरे डिस्ट्रिक्ट चैनल में तहलका मचा दिया। अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और 10 स्क्वायर मीटर
ये बंदा पक्का चीटिंग कर रहा है। उसे 10 स्क्वायर मीटर बड़ा करने के लिए रिसोर्सेज कहाँ से मिले? मैंने अभी तक अपनी थूक निगलने की भी हिम्मत नहीं की है, और तुम कह रहे हो कि किसी ने 10 मीटर बड़ा भी लिया। एक वाटर प्यूरीफायर, मुझे भी एक चाहिए। उसे इतने अच्छे रिवॉर्ड्स क्यों मिल रहे हैं? हमें भी अपने आइलैंड पर इस रिवॉर्ड के लिए जाना चाहिए था। प्यूरीफायर और एक क्लाइमेट कंट्रोलर। बॉस, क्या आपके आइलैंड पर किसी नौकर की ज़रूरत है? मैंने तेजी से स्क्रॉल होती उस फीड पर एक नज़र डाली। मेरे दिमाग में एक बोल्ड प्लान आकार लेने लगा था, लेकिन अभी नहीं, अभी सही टाइमिंग नहीं थी। मैंने चैनल बंद किया और अपनी नज़रें वापस अपने सामने मौजूद उन 3 हैरान परेशान चेहरों पर टिका दीं। तीनों कैंपस क्वींस, जो अभी कुछ मिनट पहले इतनी हाई एंड माइटी बन रही थीं, अब रेत पर गिरी हुई थीं। उनके मुंह थोड़े खुले थे और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ठुड्डी पर रेत लगी है। मैंने कहा, लेडीज़, मैं ये पुराना टुकड़ा आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप शांति से अपनी चेस्ट्स के लिए फिशिंग कर सकें। मैंने रॉड की लाइन समेटी और ज़मीन के उस बिल्कुल नए टुकड़े पर कदम रख दिया। पैरों के नीचे इसका एहसास उस तपती रेत जैसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन सिर्फ आइलैंड बड़ा करना ही काफ़ी नहीं था। मुझे आग में एक और लकड़ी डालनी थी, यानी एक और जलवा दिखाना था। मैंने अपनी ठुड्डी सहलाई, बिल्कुल आराम से एक्सचेंज खोला और तेजी से एक ऐसे टारगेट को लॉक किया जो मुझे पसंद आया। सिंगल कैबिन ब्लूप्रिंट, 5 स्क्वायर मीटर, कीमत 500 प्लैंक्स, लकड़ी के तख्ते। सेलर का नाम ली येजिंग। 500 प्लैंक्स, मेरे लिए अब ये बस छुट्टे पैसे थे। मैंने बिना पलक झपकाए तुरंत परचेज कंफर्म कर दिया। गहरे लाल रंग में चमकता हुआ एक ब्लूप्रिंट हवा से सीधे मेरे हाथ में आ गिरा। उन तीनों लड़कियों ने मेरे हाथों में एक और ब्लूप्रिंट प्रकट होते देखा और उनकी सांसें थाम लीं। लो, अब कोई बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है। एक पल बाद, बिना किसी वार्निंग के नए आइलैंड के ऊपर सैकड़ों मोटे मोटे प्लैंक्स हवा में तैरने लगे। किसी जीवित चीज़ों के झुंड की तरह वे हवा में मंडराए, बुने गए और आपस में लॉक होते चले गए। क्लैक क्लैक क्लैक। खांचे और चूल मोटर्स एंटेनन के आपस में फिक्स होने की करारी आवाज़ें लगातार गूंजती रहीं। बस कुछ ही मिनटों में एक बेहद खूबसूरत केबिन हवा में ही असेंबल हो गया और पाइन चील की लकड़ी की प्यारी सी खुशबू छोड़ता हुआ नीचे आया और नए आइलैंड के ठीक सेंटर में सेट हो गया। जैंगसिंग डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले एक स्ट्रक्चर इमारत कंप्लीट करने के लिए प्लेयर समा को बधाई। रिवॉर्ड, सिंगल बेड ब्लूप्रिंट, सिंगल सोफा फिनिश्ड, बेडिंग सेट फिनिश्ड। केबिन बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी सेफ्टी और कंफर्ट को देखकर उन तीनों का गला चाहत के मारे और सूख गया। कीनशिन रेत से उठकर खड़ी हुई, खुद को झाड़ा और उसका दिमाग पागलों की तरह दौड़ने लगा। मिनरल वाटर, आइलैंड एक्सपेंशन और अब ये केबिन। आखिर इसे ये सारे रिसोर्सेज कहाँ से मिल रहे हैं? इसका कोई सेंस नहीं बनता। उन्होंने तपते सूरज के नीचे लगभग 2 घंटे तक फिशिंग की थी, जिसमें उनकी स्किन की एक परत तक छिलने लगी थी, और तब जाकर कहीं कुछ 100 रिसोर्सेज जुटा पाई थीं। और इसके अकेले आइलैंड एक्सपेंशन की कॉस्ट ही एक खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल आंकड़ा थी। हे, तुम्हें वो सारे रिसोर्सेज कहाँ से मिल रहे हैं? लुओ ली भी उस केबिन को टकटकी लगाए घूर रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफ़ी उलझे हुए थे। उसके अवेकन होने के उस दुनिया हिला देने वाले सीन को याद करते हुए, ये पक्का कोई मॉन्स्टर टैलेंट ही रहा होगा। वह खुद को रोक नहीं पाए और दबाव डालते हुए बोली, हाँ, ये सचमुच पागलपन है। तुम्हारे पास अभी से एक घर कैसे है? मैंने केबिन के दरवाजे के फ्रेम के सहारे टेक लगाए, अपने हाथ बांधे और एक रहस्यमयी सी मुस्कान दी। हवा उड़ाकर ले आए। लुओ ली ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, तो थोड़ा हमारी तरफ भी उड़वा दो ना। बस एक ही तो सवाल है, क्या ये बताना इतना मुश्किल था? कीनशिन ने तुरंत उसकी आस्तीन खींची और उसे इस बात को यहीं छोड़ने का इशारा किया। उनके बगल में पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर दिख रही शी यूबिंग ने भी उसकी तरफ देखते हुए चिंता भरी नज़रों से सिर हिलाया। वे सब अच्छी तरह जानती थीं कि इस वक्त मुझसे पंगा लेना एक बहुत ही गलत कदम होगा। सबसे खतरनाक बात यह थी कि वे तीनों कल सुबह का सूरज देखने के लिए जिंदा बचेंगी या नहीं, ये सचमुच मेरे मूड पर डिपेंड करता था। अपनी सहेलियों का इशारा महसूस करके लुओ ली ने गुस्से में सांस खींची। वह बिल्कुल राजी नहीं थी, पर आखिरकार उसने बात को छोड़ दिया। वह मुड़ी और घिसटते हुए अपने 1 स्क्वायर मीटर से भी छोटे टुकड़े पर वापस चली गई, बैठ गई और फिशिंग करने लगी। सिवाय इसके कि अब जब उसने केबिन देख लिया था, तो वह चाहकर भी अपनी रॉड को स्थिर नहीं रख पा रही थी। मुझे उनके साथ बहस जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और सूरज वाकई बेरहम था, इसलिए मैंने दरवाज़ा धकेला और अंदर कदम रख दिया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, पाइन की एक ठंडी खुशबू ने मेरा स्वागत किया और बाहर की पूरी गर्मी और चकाचौंध को पीछे छोड़ दिया। गर्म, नम समुद्री हवा दीवारों की दरारों से छनकर अंदर आ रही थी, जो अजीब तरह से ठंडी और सुहावनी लग रही थी। 5 स्क्वायर मीटर का कमरा उस सिंगल बेड के लिए थोड़ा तंग था, लेकिन रिवॉर्ड में मिला वह सिंगल सोफा वहां बिल्कुल परफेक्ट फिट हो गया। मैंने उसे खिड़की के पास सेट किया, उसमें ढह गया और उसके सॉफ्टनेस पर एक सेटिस्फाइड सांस ली। इस एंगल से मैं खिड़की के पार बाहर तपती धूप में तड़प रही उन 3 आकृतियों को साफ देख सकता था।
जो कि ठीक था, मैं उन पर नज़र रख सकता था। अगर ये लाडली क्वींस सचमुच हीट स्ट्रोक, लू लगना या डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से देर हो गई, तो मेरा वुड, स्टोन और क्ले का आउटपुट भी उनके साथ ही चला जाएगा। उन्हें फिशिंग करने दो, उन्हें पसीना बहाने दो, उन्हें अपने समय के हिसाब से अकल आने दो, लेकिन मैं अभी उन्हें कुछ होने नहीं दे सकता था। जैसे ही मेरे शरीर की गर्मी शांत हुई, मैंने आखिरकार अपनी पैक से उस महाकाव्य एपिक चेस्ट को बाहर निकाला और तसल्ली से उसे फर्श पर रख दिया। हर चेस्ट फिशिंग से ही मिलता था, लेकिन उसकी ऑड्स संभावना बहुत ही घटिया थी। मेरे जैसी एक बेसिक रॉड के साथ एक ब्रॉन्ज चेस्ट को फंसाना भी भगवान को अगरबत्ती दिखाने जैसा था। और यह एपिक चेस्ट पूरी तरह से गहरे लाल रंग का, जिस पर डार्क गोल्ड मेटल की पट्टियां लगी थीं और प्राचीन बारीक पैटर्न्स उकेरे गए थे। सिर्फ इसे देखना ही सदियों पुराने भारीपन का एहसास करा रहा था। मैंने अपने हाथ रगड़े, ढक्कन को पकड़ा और उसे एक झटके में खोल दिया। प्लेयर समर को बधाई, आपने एक एपिक वोयाज बीस्ट हासिल कर लिया है। नाम, बिस्वी। वोयाज बीस्ट लीडरबोर्ड अब ओपन है। प्लेयर्स अपने बीस्ट के लेवल को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करें। जैसे ही यह अनाउंसमेंट गूंजा, धूप से मुरझाए उन तीनों क्वींस ने एक साथ अपनी नज़रें केबिन की तरफ घुमा दी। हे, उसने अब क्या नया गुल खिलाया है? कीनशिन ने एक कड़वी मुस्कान दी। ये जूनियर कुछ ज़्यादा ही अजीब होता जा रहा था। इस छोटे से समय में ये कौन से नंबर का सिस्टम अनाउंसमेंट था? वह थक नहीं रहा है, पर मैं सिर्फ सुनकर थक गई हूँ। केबिन के अंदर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क पॉपअप हुआ। वोयाज बीस्ट। मैंने जल्दी से अपना पैक खोला और एक बिल्कुल नया स्लॉट पाया, जिसमें चमकीला, सतरंगी रंगों वाला एक कार्ड चुपचाप रखा था। वोयाज बीस्ट, बिस्वी, एपिक। एक वोयाज बीस्ट का लेवल और उसकी रेयरिटी, दुर्लभता, सीधे तौर पर उस वैसल, नाव, जहाज की क्वालिटी डिसाइड करती है जिसे वह प्रकट करता है। एपिक वोयाज बीस्ट का मिनिमम डेली फीडिंग, रोज की खुराक 5000 बेस रिसोर्सेज। प्रकट जहाज। मेरा दिल धक से रह गया और फिर खुशी से भर गया। तो जब तक मैं इस छोटी सी चीज़ को खाना खिलाता रहूँगा, मैं जब चाहूँ तब खुले समंदर में तैर सकता हूँ। मैंने इससे भी आगे की सोची। एक नाव के साथ मैं बाहर जाकर उन रिसोर्स गॉडेसेस को खुद ढूंढ सकता हूँ जो रेटिंग बार को क्लियर करती हूँ। तब तक मेरा आउटपुट कितना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। रही बात रोज की 5000 रिसोर्सेज की खुराक की, तो वह मेरे लिए कुछ भी नहीं था। अकेले स्टोन से ही घंटे का 10,000 से ज़्यादा आराम से आ रहा था। 5000 तो बस आधे घंटे की कमाई थी। मैंने कार्ड बाहर निकाला। ये छूने में गर्म था, लगभग जिंदा जैसा। जैसे ही मैंने इसे निकाला, बिना किसी वार्निंग के फर्श पर मेरे ठीक सामने गुलाबी रंग की बिजली की एक अंधा कर देने वाली कड़क गिरी। जैसे ही रोशनी गायब हुई, मेरे सामने एक सॉफ्ट, स्पंजी सा छोटा गुलाबी ऑक्टोपस दिखाई दिया। वह बहुत छोटा था, हथेली के साइज का और पूरी तरह से कमजोर। चू, एक मच्छर जैसी पतली सी चीख। उसके नीचे मौजूद पतले पतले टेंटेकल्स स्पर्शक कांप रहे थे, जो बमुश्किल उस गोल छोटे सिर का भार संभाल पा रहे थे। मैंने उस छोटी सी चीज़ को देखा। वह मज़ेदार थी और वास्तव में काफ़ी क्यूट थी। मैंने धीरे से उसे अपनी हथेली पर उठा लिया। ठंडी, फिसलन भरी, बिल्कुल एक बेहतरीन जेली जैसा एहसास। उसके टेंटिकल्स पर बने छोटे छोटे सकर्स धीरे से मेरी हथेली पर चिपक गए जब उसने अपना सिर उठाने के लिए जोर लगाया। गोल, चमकदार आंखों का एक जोड़ा पूरी तरह से मेरे ऊपर टिक गया, जो पूरी तरह निर्भरता से भरा था। बाइसोइल, फीमेल, लेवल 1, स्ट्रेंथ 1, एजिलिटी 1, स्टेमिना 1, फीडिंग 0/100। हे, एक छोटी बच्ची है। ये सब एक वाले स्टेट्स काफ़ी दयनीय, पथेटिक थे। खैर, जो भी हो, मेरे पास फालतू रिसोर्सेज थे। बस इसे खिलाना था। मैंने उसके स्पंजी सिर को पोक किया। चू चू। उसकी पूरी बॉडी इस तरह डोल गई जैसे गुलाबी जेली का कोई टुकड़ा पिघलने वाला हो। मैंने अपने रिसोर्सेज पर एक नज़र डाली। वुड 4322, स्टोन 6453, क्ले 9585। इसमें ज़्यादातर क्ले था। चलो पहले 100 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या होता है। मेरे विचार आते ही मेरी हथेली से सफ़ेद रोशनी का एक धुंधला सा धागा निकला और धीरे धीरे उसकी बॉडी में समा गया। कोई दुनिया हिला देने वाला नज़ारा नहीं हुआ। वह बस संतुष्टि से गुनगुनाए, अपना छोटा मुंह खोला और एक प्यारी सी डकार ली। बिस्वी, लेवल 2, फीडिंग 0/200, फ्री स्टेट पॉइंट 1। लेवल बढ़ गया था, बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक, और साथ में एक स्टेट पॉइंट भी मिला था। एक वोयाज बीस्ट के लिए स्पीड सबसे ज़्यादा मायने रखती है। मैंने वह पॉइंट एजिलिटी में डाल दिया। लो, अब थोड़ा घूम कर दिखाओ मुझे। वह थोड़ी शर्माई हुई सी लगी, फर्श पर मेरी हथेली से कूदने से पहले थोड़ा छटपटाई और फिर एक आवाज़ के साथ धीरे धीरे रेंगने लगी। उसके छोटे से चेहरे पर मैं पहले से ही फुल स्पीड में हूँ वाले लुक को देखकर लग रहा था कि वह सचमुच अपना सब कुछ झोंक रही थी। लेकिन वह स्पीड किसी टहलते हुए घोंघे स्नेल से अलग नहीं थी। उसकी इस अजीबोगरीब हरकत पर मुझे हंसी आ गई। अभी सिर्फ लेवल 2 था, तो कमज़ोर होना स्वाभाविक था।
बार बार थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने के मूड में न होने के कारण मैंने सीधे सब कुछ लगा दिया। सीधे लेवल 10, क्ले -4400, लेवल अप। कट, लेवल 10, फ्री स्टेट पॉइंट्स जोड़ 8, रेसियल स्किल अवेकेंड, अबिसल ड्रेड। इस बार मेरी हथेली से निकलने वाली सफ़ेद रोशनी दूध जितनी मोटी थी, जिसने उसकी पूरी छोटी बॉडी को लपेट लिया और गायब होने से पहले 1 दर्जन सेकंड तक टिकी रही। वह कभी हथेली के साइज का रहने वाला ऑक्टोपस अब फूलकर एक बास्केटबॉल के साइज का हो चुका था। ज़्यादा गोल, ज़्यादा बाउंसी, लचीला, किसी तरह पहले से भी ज़्यादा क्यूट। डकार, उसने एक और सेटिस्फाइड डकार ली जो इस बार काफ़ी तेज थी। मैं नीचे झुका और उत्सुकता से उसके बाउंसी सिर को थोड़ा भींचा। एबिसल ड्रेड, गहरे समंदर की एक खौफनाक ब्लड लाइन। 20वीं से कम लेवल वाले सभी टारगेट्स के भीतर उनकी रूह की गहराइयों से खौफ पैदा करता है। डिस्क्रिप्शन काफ़ी खतरनाक लग रहा था, लेकिन इस छोटी सी चीज़ को देखना जो डकार लेने और क्यूट बनने के अलावा कुछ नहीं कर रही थी, मैं सचमुच इसे समंदर के किसी खौफनाक जीव से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। मैंने उन 8 पॉइंट्स को 5 एजिलिटी और 3 स्टेमिना में बांट दिया। दोबारा ट्राई करो। इस बार एजिलिटी 7 होने पर बिस्वी हवा की तरह तेजी से भागी, फर्श पर गुलाबी रंग की एक धुंधली परछाई आफ्टर इमेज छोड़ते हुए। मेरी आंखें बमुश्किल उसका पीछा कर पा रही थीं। अब आईना बात, अब यह एक एपिक वोयाज 20 जैसी दिखने लगी है। हालांकि मैं अभी भी थोड़ा उलझन में था। लेवल 10 होने पर भी वह सिर्फ एक बास्केटबॉल के साइज की ही थी। वह किसी को भी समंदर की सैर कराने के लायक तो बिल्कुल नहीं दिख रही थी। यह विचार अभी दिमाग में आया ही था कि चू बिस्वी ने शायद मेरा दिमाग पढ़ लिया था। उसकी गोल छोटी बॉडी अपनी ही जगह पर पागलों की तरह घूमी, जिससे एक छोटा सा बवंडर उठा। गुलाबी रोशनी की एक चमक, एक छोटी सी फिशिंग बोट जो शुरू से आखिरी तक पूरी गुलाबी थी, मेरे सामने प्रकट हो गई। उतने ही गुलाबी चप्पू ऑज दोनों तरफ बहुत ही ध्यान से लगाए गए थे, और बोट के अगले हिस्से बोट पर एक प्यारा सा ऑक्टोपस का सिंबल भी पेंट किया गया था। प्रकट जहाज, पिंक डिंगी, काम चलाओ शॉडी, स्पीड 3 नॉट्स, ट्रेड, एबिसल ड्रेड। मेरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्यूट थी, बिल्कुल बहुत क्यूट थी, लेकिन क्या रेत का ये छोटा सा ढांचा सचमुच समंदर में जा सकता था? हजारों रिसोर्सेस खा गई, और स्पीड सिर्फ 3 नॉट्स। क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं है? एक लहर आएगी और यह चीज़ पलट जाएगी। मैं इस पर अपनी जान की बाजी नहीं लगा रहा था। अभी भी इसका लेवल बहुत कम था। अपग्रेड की कॉस्ट अब बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। अगला लेवल 1000 से ज़्यादा रिसोर्सेज मांग रहा था, इसलिए मैंने इसे एक तरफ रखने का फैसला किया। मेरा आउटपुट बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं इसे इस तरह फालतू में नहीं उड़ा सकता था। मुझे दूसरी चीज़ों पर भी खर्च करना था। ठीक है, वापस बदलो और जाकर खेलो। गुलाबी रोशनी फिर से चमकी और ऑक्टोपस फॉर्म में वापस आई। बिस्वी साफ तौर पर ज़्यादा फुर्तीली लग रही थी। वह उछलकर खिड़की की चौखट पर जा बैठी और उत्सुकता से बाहर पसीना बहा रही उन 3 आकृतियों को देखने लगी। मैंने उसे अकेला छोड़ दिया और वोयाज 20 लीडरबोर्ड खोल लिया। मेरा नाम अकेले सबसे टॉप पर था, वहाँ एक सुनहरी महिमा के साथ लटका हुआ। समंदर की सैर पर निकलने के लिए मुझे कम से कम दोपहर तक का वक्त चाहिए था, ताकि मैं एक अच्छा खासा रिसोर्स बैच इकट्ठा कर सकूं, बिस्वी का लेवल थोड़ा और बढ़ा सकूं, और एक ऐसी नाव प्रकट कर सकूं जो सचमुच समंदर की लहरों को झेलने लायक दिखे। मैंने अपने पैक से वह बेसिक वाटर प्यूरीफायर बाहर निकाला। बेसिक वाटर प्यूरीफायर आउटपुट 10 मिनट में 500 मिलीलीटर, यानी हर 10 मिनट में पानी की एक बोतल। इस मोड़ पर यह गेम को पूरी तरह से पलट देने वाली गेम ब्रेकर चीज़ थी। एक्सचेंज पर पानी की एक सिंगल बोतल को 200 या 300 वुड तक की ब्लैक मार्केटिंग स्कैल्प में बेचा जा रहा था, और उतने पर भी कहीं पानी का नामो निशान नहीं था। मैंने इसे केबिन के एक कोने में सेट कर दिया। प्यूरीफायर लगभग आधे इंसान के कद का था, जिसके टॉप पर एक साफ सिलिंड्रिकल टैंक लगा था। जैसे ही मैंने इसे इंस्टॉल करने का काम पूरा किया, अचानक मेरे दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंज उठा। SSS टियर टैलेंट सेव द गॉडेस ट्रिगर हुआ। बेसिक वाटर प्यूरीफायर का आउटपुट 5 गुना बढ़ गया है। कट आउटपुट 10 मिनट में 2500 मिलीलीटर। इससे पहले कि मैं कोई रिएक्शन दे पाता, उसके नल स्पाउट से अचानक पानी की एक तेज धार फूटी, जैसे कोई फायर हाइड्रेंट फट गया हो, और बर्फीले साफ पानी ने मुझे एक पल में भिगो दिया। यह क्या बकवास है? मैं हड़बड़ा कर आगे बढ़ा और उस भारी वाटर प्रेशर को महसूस करते हुए नल पर अपना हाथ रख दिया। यह कोई प्यूरीफायर नहीं था, ये तो पानी का एक अंतहीन झरना था। अब मेरे पास सचमुच वह सब कुछ हो सकता था जो मैं चाहता था। मैंने एक्सचेंज खोला और तेजी से अपने टारगेट को ढूंढ लिया। एक स्टोरेज बैरल। कीमत 200 वुड, जिसे मैंने तुरंत खरीद लिया। शानदार छोटी सी चीज़ थी, जिसके साथ एक ढक्कन और एक पाइप होज भी मिला था। प्यूरीफायर के नल से जोड़ने के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट था। मैं प्यूरीफायर के पास गया और पाइप को कनेक्ट कर दिया। छपाक छपाक, साफ सुथरा ताज़ा पानी ट्यूब से होता हुआ बैरल में भरने लगा।
आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन वह किसी भी म्यूजिक से कहीं ज़्यादा मीठी थी, जिसकी हर एक धुन मेरी एक्साइटेड नसों पर ड्रम बजा रही थी। अब आई ना बात, इस वक्त लोगों को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? रिसोर्सेज? बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा किल्लत साफ पानी की है। एक्सचेंज पर केवल सिंगल डिजिट में बोतलें लिस्टेड थीं, और भले ही आपने चेस्ट से पर्याप्त रिसोर्सेज जमा कर लिए हों, पर आप चाहकर भी पानी नहीं खरीद सकते थे। ये सिर्फ एक प्यूरीफायर नहीं था, यह इस पूरे सबक की लाइफलाइन जीवन रेखा थी। 20 लीटर के इस बैरल को भरने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा। कोई जल्दी नहीं थी। मैं आराम से सोफे पर धंस गया और अपने सिस्टम रिवॉर्ड्स में से आखिरी चीज़ बाहर निकाली। वह चीज़ जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतजार था, क्लाइमेट कंट्रोलर ब्लूप्रिंट। क्लाइमेट कंट्रोलर ब्लूप्रिंट। रिक्वायरमेंट्स: इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स गुना 5, आयरन पार्ट्स गुना 5, प्लास्टिक गुना 10। मैंने मटेरियल की लिस्ट को स्कैन किया और मेरी भौहें सिकुड़ गईं। मटेरियल्स कोई बहुत रेयर नहीं थे, लेकिन मेरे पास उनमें से एक भी नहीं था। मैंने एक्सचेंज खोला, कोई आयरन पार्ट्स बेच रहा था, लेकिन 2000 प्लैंक्स की कीमत सरेआम डकैती जैसी थी। रही बात इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और प्लास्टिक की, तो उनका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। मैंने चिढ़कर अपना सिर खुजलाया। केबिन के अंदर होना बाहर रहने से बेहतर जरूर था, लेकिन सिर्फ रिलेटिवली, तुलनात्मक रूप से। यहाँ अंदर का तापमान 31-32 डिग्री था, जैसे कोई गुनगुना स्टीमा हो। सिर्फ बिस्वी का लेवल बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हिलने डुलने से ही मेरी कनपटियों से पसीना बह रहा था, जिससे मैं पूरी तरह चिपचिपा और परेशान महसूस कर रहा था। अगर मैं बस इस क्लाइमेट कंट्रोलर को बना पाता, सिर्फ इसके ख्याल ने ही मेरे भीतर ठंडक की एक लहर दौड़ा दी। अगर मुझे कंफर्ट, आराम से रहना था, तो स्टेप 1 एयर कंडीशनिंग ही होना था। मैंने एक गहरी सांस ली और शोर से भरे डिस्ट्रिक्ट चैनल को खोला। समर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, आयरन पार्ट्स, प्लास्टिक खरीद रहा हूँ, पेमेंट पानी में करूँगा। अगर स्टॉक हो तो डीएम करें। जैसे ही मेरा नाम कुछ डिस्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट्स के पार चमका, पूरे सबक को इस बात का पता चल गया। मेरे पोस्ट करते ही हर कोई, चाहे उनके पास स्टॉक हो या न हो, बस मेरी नज़रों में आने के लिए टूट पड़ा। बॉस समा, असली बॉस समा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बस आपकी शरण में आना चाहता हूँ। बॉस अब मटेरियल्स के बदले पानी ट्रेड कर रहे हैं, और मैंने यहाँ साफ पानी की एक बूंद तक नहीं देखी है। मेरे होंठ पूरी तरह फट चुके हैं। बॉस, क्या किसी काम करने वाले की ज़रूरत है? सामान उठाना, छोटे मोटे काम, भाग दौड़, जो भी हो। बस दिन का एक घूंट पानी दे देना और मैं तैयार हूँ। बॉस, मेरी तरफ देखिए, मैं एक स्ट्रीमर हूँ। मैं लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ और आपकी हाइप बढ़ा सकता हूँ। आपको कभी भी मदद की ज़रूरत हो, बस याद करना। मेरी कनपटी पर नसें फड़कने लगीं। फालतू स्पैम की उस दीवार को देखकर मुझे ऐसा कम लग रहा था कि मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, और ऐसा ज़्यादा लग रहा था जैसे फुटपाथ के दुकानदारों ने अपना सामान बेचने के लिए मुझे चारों तरफ से घेर लिया हो। इस भीड़ से रेयर मटेरियल्स के ट्रेड की उम्मीद करना एक हसीन सपना ही था। मैंने चैनल बंद किया और लाइव स्ट्रीम फंक्शन की तरफ मुड़ा। सिवाय इसके कि मुझ जैसे थोड़े सोशल एंग्जाइटी, सामाजिक संकोच वाले इंसान से लाइव जाने के लिए कहना सचमुच बहुत ज़्यादा था। इस चीज़ ने मुझे लुओली की याद दिलाई, जो अभी भी बाहर चेस्ट्स के लिए फिशिंग कर रही थी। उसे पहचानने का कारण ये था कि वह कई लाख फॉलोअर्स वाली एक ऑनलाइन वीट्यूबर रह चुकी थी। अगर वह इस रिक्विजिशन सामान जुटाने की स्ट्रीम चलाए, तो वह कहीं ज़्यादा बेहतर काम करेगी। अफसोस की बात थी कि मैं अभी उसे ऑर्डर्स नहीं दे सकता था, वरना मुझे खुद आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वुयूशन, बॉस, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। ओह, मेरी दिलचस्पी तुरंत जाग उठी। वुयूशन, बॉस, आपको कितने चाहिए? उसकी उत्सुकता हर एक लाइन से साफ टपक रही थी। समा, 5, तुम्हारे पास हैं? वुयूशन, हाँ भाई, बिल्कुल हैं। वुयूशन, मैं दोस्ती बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए यह एक फ्रैंक प्राइस है। एक कंपोनेंट के बदले पानी की एक बोतल, टोटल 2.5 लीटर। समा, डील। एक बोतल ना। मेरे लिए ये कीमत बेसिकली मुफ्त जैसी थी। मैंने बैरल में जमा पानी पर एक नज़र डाली। 2.6 L काफ़ी था। समा, बिल्कुल है। मैंने ये देखने के लिए पहले हाँ कर दिया कि वह क्या करने वाला है। एक ट्रेड विंडो तुरंत पॉप अप हुई। मैंने ध्यान से कंफर्म किया, 5 असली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। फिर मैंने स्टोरेज बैरल सामने रखा। जैसे ही ट्रेड क्लोज हुआ, मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई। 3 मटेरियल्स में से एक का इंतजाम हो चुका था। वुयूशन, बॉस, पानी मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ कि आपको अभी भी आयरन पार्ट्स और प्लास्टिक की ज़रूरत है। क्या एक और डील करना चाहेंगे? उस मैसेज को देखकर मेरी भौहें तंग गईं। ये बंदा, इसके पास सब कुछ कैसे था? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, आयरन पार्ट्स, प्लास्टिक, इनमें से कुछ भी किसी नॉर्मल चेस्ट से इतनी आसानी से नहीं मिलता। वह चैनल के उन प्यासे और मामूली लोगों जैसा बिल्कुल नहीं था। वह किसी ऐसे मर्चेंट जैसा लग रहा था जिसके पास स्पेशल कॉन्टैक्ट्स हों। समा, कैसी डील?
वू यूशन, झूठ नहीं बोलूंगा, हम चारों के पास ठीक ठाक टैलेंट्स हैं और हम आपको वो मटेरियल्स ला कर दे सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। लेकिन आपको इसके लिए हम पर भरोसा करना होगा। वू यूशन, मेरे टीममेट्स में से एक के पास मटेरियल डिकॉम्पोजिशन, सामान तोड़ने का टैलेंट है। वह तैयार प्रोडक्ट्स को वापस उनके कच्चे माल रॉ मटेरियल्स में तोड़ देता है। आप बस प्रोडक्ट्स सप्लाई कीजिए, हम उन्हें डिकम्पोज करेंगे और हम बस एक छोटी सी लेबर फीस लेंगे। कैसा रहेगा? डिकम्पोजिशन, मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। अगर वह टैलेंट सच था तो वह किसी वरदान से कम नहीं था। बहुत से लोग इस वक्त तैयार सामान निकाल रहे थे जबकि कच्चे माल की भारी किल्लत थी। अगर मैं इस क्रू के साथ लिंक अप कर सकूं, तो क्या बाद में मेरे पास अपनी पसंद का कोई भी मटेरियल नहीं होगा? समा, सुनने में अच्छा है। फीस क्या है? उसने साफ तौर पर इस बारे में पहले से सोच रखा था, इसलिए तुरंत रिप्लाई आया। वुयूशन, 3 मटेरियल्स के लिए 500 मिलीलीटर पानी की एक बोतल लेबर फीस के तौर पर। कैसा रहेगा? समा, सस्ता है, मुझे मोलभाव करने की कोई परवाह नहीं थी। मुझे अभी भी 5 आयरन पार्ट्स और 10 प्लास्टिक की ज़रूरत थी, टोटल 15, यानी बेसिकली पानी की 5 बोतलें। समा, डन। तुम्हें कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए? वुयूशन, जानता था कि आप बड़े काम करने वाले इंसान हैं। आयरन पार्ट्स के लिए कोई भी लोहे का सामान चलेगा, कुल्हाड़ी, लोहे के बर्तन, जो भी हो। प्लास्टिक के लिए कोई भी प्लास्टिक प्रोडक्ट आराम से टूट जाएगा, ऑब्वियसली। मैंने अपने पैर ऊपर चढ़ाए और उससे चेक करते हुए एक्सचेंज खोल लिया। लोहे के सामानों की भरमार थी, आमतौर पर 200 रिसोर्सेज का एक पीस। प्लास्टिक का सामान तो और भी सस्ता था, प्लास्टिक की बाल्टियां और स्टूल्स कुछ दर्जन रिसोर्सेज में मिल रहे थे। मैंने तुरंत सौदा साफ किया, 5 सबसे सस्ती लोहे की कुल्हाड़ियां प्लस 10 कबाड़ प्लास्टिक की बाल्टियां। टोटल 1500 रिसोर्सेज से भी कम। एक बार जब बैरल में और 2.5 लीटर पानी जमा हो गया तो मैंने आराम से एक मैसेज भेजा। समा, मुझे अपने कोऑर्डिनेट्स भेजो। वुयूशन तुरंत समझ गया। मैं थोड़ा चिंतित था कि कहीं वे सामान लेकर गायब ना हो जाएं। लेकिन उसने खुद मुझसे कांटेक्ट किया था, सर्वर के नंबर 1 के साथ अपनी ट्यूनिंग बैठाने के चक्कर में, तो वह भला क्या चाल चलने की हिम्मत करता। 3 मटेरियल्स के बदले एक बोतल की कीमत उसने अपनी 3 टीममेट्स के साथ मिलकर ही तय की थी। इस टैलेंट से सिर्फ पानी कमाने से कहीं ज़्यादा वे वास्तव में मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे। आखिर डिकम्पोजिशन ही उनका इकलौता टैलेंट नहीं था। वुयूशन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कोऑर्डिनेट्स भेज दिए। मैंने उन पर नज़र डाली, लगभग 30 नॉटिकल माइल्स ज़्यादा दूर नहीं था। और चूंकि मेरे पास समंदर में जाने का रास्ता था, इसलिए मुझे उसके धोखा देने की कोई टेंशन नहीं थी। वुयूशन, चिंता मत कीजिए बॉस, लगभग आधा घंटा दीजिए और जैसे ही काम पूरा होगा मैं आपको तुरंत मैसेज करूंगा। मैंने चैट बंद की, वापस सोफे पर झुका और एक लंबी सांस ली। 3 मटेरियल्स का मामला इतनी आसानी से सुलझ गया। मैं एक बेहतरीन मूड में था। जैसे ही मैं एक्सचेंज पर किसी सस्ते एक्सपेंशन ब्लूप्रिंट को खरीदने के लिए ब्राउज करने वाला था, तभी केबिन के बाहर से लुओली की एक छोटी, हैरान भरी चीख सुनाई दी। ओह माय गॉड, यह क्या चीज़ है? मैंने केबिन के अंदर एक चक्कर लगाया और मुझे बिस्वी कहीं दिखाई नहीं दी। ये सोचकर कि वह छोटी चीज़ बाहर चल रहे शोर शराबे को देखने के लिए खिसक गई होगी, मैं उठा और मैंने दरवाज़ा धकेला। गर्म हवा और अंधा कर देने वाली धूप का एक झटका मुझसे टकराया। मैंने अनजाने में अपनी आंखें सिकुड़ीं। थोड़ी दूरी पर लुओली अपने सामने एक सॉफ्ट, स्पंजी सी छोटी गुलाबी चीज़ को पकड़े हुए थी। वह चहक रही थी और वहाँ मेरी भागी हुई बिस्वी मौजूद थी। जब वह पहली बार अचानक सामने आई होगी तो उसने पक्का उसे डरा दिया होगा, जैसे कोई म्यूटेंट समुद्री जीव किनारे पर आ गया हो। लेकिन एक बार जब उसे समझ आया कि यह बाउंसी छोटी चीज़ बिल्कुल हानिरहित है, क्यूट होने की हद पार करने वाली, तो उन बड़ी, चमकदार आंखों का जादू सीधे उसके दिल पर चल गया और तपते सूरज की वह चिढ़ भी उसके चेहरे से पूरी तरह गायब हो गई। ओह माय गॉड, तुम इतनी अडोरेबल प्यारी कैसे हो सकती हो? लुओली ने बिस्वी को अपने सीने से लगा लिया और धीरे से अपने गाल से उसके ठंडे छोटे सिर को छुआ। सियोशिन, देखो, इसे देखो। कीनशिन ने लुओली की बाहों में उस चिपकी हुई छोटी चीज़ को देखा और वह समझ गई। ये पक्का वही वोयाज बीस्ट रहा होगा जिसे सम ने अभी निकाला था। वह लुओली जितनी एक्सप्रेसिव उत्साही नहीं थी, लेकिन उत्सुकता उसकी आंखों में भी चमक रही थी और वह अपनी एक उंगली से बिस्वी के जेली जैसे सिर को पोक करने से खुद को नहीं रोक पाए। मम्मा, ये वाकई क्यूट है। भले ही उसने ऐसा कहा, पर उसकी नज़र अनजाने में केबिन की तरफ घूम गई, सीधे मेरी नज़रों से टकराई, जहां मैं किसी मोड़ पर दरवाजे के फ्रेम के सहारे टेक लगाए एक आधी मुस्कान के साथ उन्हें देख रहा था। उसका दिल धक से रह गया और बिस्वी को पोक करने वाली उंगली ऐसे पीछे खींच गई जैसे उसे कोई कट लगा हो। उसने अपना हाथ पीछे छुपाया, साइड से लुओली की कमर पर चिकोटी काटी और अपनी आंखों से घबराकर इशारा किया। मजे से लाड़ लड़ा रही लुओली ने चिकोटी कटने पर बस थोड़ा अजीब होकर ऊपर देखा और उसकी नज़र का पीछा करते हुए मुझ पर टिक गई।
वह बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। उसकी आंखें चमक उठीं। हे, क्या ये क्यूटी तुम्हारी है? इसका नाम क्या है? ये बहुत ही एडोरेबल है। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने अपने पैरों की तरफ आलस से आवाज़ दी, छोटी बच्ची, वापस आओ। बिस्वी, जो लुओ ली की बाहों में आराम से बैठी थी, शाही फरमान की तरह तुरंत वहां से छटपटाकर आज़ाद हुई, रेत पर कूदती हुई वापस मेरे पैरों के पास आए और 2 बार चू चू की आवाज़ के साथ अपना सिर ऊपर उठाया। मैंने नीचे झुककर उसे उठा लिया। जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे उन तीनों की असली हालत दिखाई दी। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा खराब थी। तीनों के चेहरे धूप से लाल हो चुके थे, होंठ फटे और छिल रहे थे, और कपड़े पसीने से पूरी तरह भीगकर उनके शरीर से चिपके हुए थे। यहाँ तक कि हमेशा अपनी पीठ सीधी रखने वाली शी यूबिंग भी अब अपने पैरों पर लड़खड़ाती हुई दिख रही थी। इस धूप में थोड़ी देर और रहने का सीधा सा मतलब था कि कोई न कोई हीट स्ट्रोक की वजह से ढेर होने वाला था। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। मैं वापस अंदर गया, बैरल से पानी की 3 बोतलें भरी और बाहर आकर एक एक बोतल उनके हाथों में थमा दी। पी लो। तीनों बिल्कुल सन्न रह गईं। उन ठंडी बोतलों को हाथों में थामे हुए उनमें से किसी की भी हिम्मत तुरंत ढक्कन खोलने की नहीं हो रही थी, जैसे उन्हें डर हो कि यह कोई जाल है। मैंने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, रिलैक्स, यह मेरी तरफ से मुफ्त ऑन द हाउस है। अगर आप सब प्यास के मारे मेरे आइलैंड पर देर हो गई तो मेरा रिसोर्स आउटपुट भी आपके साथ नीचे चला जाएगा। मैं कोई घाटे का सौदा नहीं चला रहा हूँ। संदेह से भरी लुओ ली ने ढक्कन घुमाया और एक घूंट लिया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसने अपना सिर पीछे झुकाया और बिना रुके लगभग पूरी बोतल गटक गई। कीनशिन और शी यूबिंग ने भी पानी पीना शुरू कर दिया। वे मौत के मुंह से वापस खींचकर लाए गए सर्वाइवर्स जैसी लग रही थी, यहाँ तक कि मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। एक बार जब उनकी सांसें नॉर्मल हुईं तो मैंने बिना किसी जल्दबाजी के बात शुरू की। पानी की कोई कमी नहीं है। प्यूरीफायर मेरे कमरे में है, पूरा बैरल भरा हुआ है। हर 10 मिनट में। मैं रुका। क्या नहाने के लिए पानी और साफ कपड़े चाहिए? मेरे पास उसका भी इंतजाम है। वो शब्द जैसे ही उनके कानों में पड़े, आंखों के 3 जोड़े एक साथ चमक उठे। आधे दिन से सूरज के नीचे भुनते हुए उन चिपचिपे नमकीन कपड़ों ने उनकी स्किन की हालत ऐसी कर दी थी जैसे उन पर चींटियां रेंग रही हों। लेकिन लुओ ली ने थोड़ा संभल कर एक कदम पीछे लिया और बिस्वी के छोटे से सिर को ब्लॉक किया जो फिर से उसकी बाहों में घुसने की कोशिश कर रही थी। क्या ये फिर से तुम्हारी वही शर्त है? एक तरह से हाँ, लेकिन चलो मैं इसे और साफ कर देता हूँ। मैंने वापस दरवाजे के फ्रेम पर टेक लगाए। गेम ने शुरुआत में हम चारों को एक ही आइलैंड पर डंप किया था। इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मेरा टैलेंट और आप तीनों के टैलेंट्स। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम सब एक दूसरे से प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं इसकी पूरी गारंटी देता हूं और आप सब जल्द ही खुद इसे महसूस करेंगी। मैं आपसे खुद को बेचने के लिए नहीं कह रहा हूं और मैं आपसे यहां हमेशा के लिए रुकने के लिए भी नहीं कह रहा हूं। मैंने उनकी तरफ देखा। मैं जो प्रपोज कर रहा हूं वह एक अलायंस गठबंधन है। रिसोर्सेज, पानी, एक घर, सेफ्टी। मैंने इन सब चीज़ों का इंतजाम कर दिया है। आप बस अपना योगदान दीजिए, इस जगह को बड़ा करने में मदद कीजिए। 6 दिनों में समुद्र जम जाएगा और आइलैंड्स कनेक्ट हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तो जो कोई भी जाना चाहेगा मैं उसे नहीं रोकूंगा। और अगर आपको लगता है कि शर्तें अनफेयर गलत हैं तो हम इस पर बात कर सकते हैं। मेरे बात पूरी करने तक उनके चेहरों पर मौजूद सतर्कता साफ तौर पर कम हो चुकी थी। यह नज़रबंदी से बिल्कुल अलग चीज़ थी। कीनशिन ने अपने फटे होठों को भींचा। उसकी आंखों के पीछे कैलकुलेशंस तेजी से चल रही थीं। वह किसी से भी बेहतर जानती थी। उनके हाथों में चेस्ट से आने वाली रिसोर्सेज की वह छोटी सी कमाई उन्हें बमुश्किल जिंदा रख पा रही थी, जबकि उनके सामने खड़ा ये लड़का इस सवा का नंबर 1 था, जिसने गेम लॉन्च होने के कुछ ही घंटों के भीतर अपना आइलैंड बढ़ा कर लिया था, एक घर बना लिया था और एक एपिक वोयाज बीस्ट भी निकाल लिया था। ऐसे किसी इंसान के साथ अलायंस करने से सर्वाइव करने की ऑड्स संभावना अकेले रहने के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर थी। शी यूबिंग कुछ देर बिल्कुल शांत रही, फिर उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी लेकिन काफ़ी स्थिर थी, तुम्हारा टैलेंट आखिर वो है क्या? एक तीखा सवाल। अलायंस करना तो ठीक था, लेकिन वह पहले ये जानना चाहती थी कि वह किस तरह के खिलाड़ी के साथ सौदा कर रही है। मैं मुस्कुराया। मुझे सब कुछ साफ साफ बताने की कोई जल्दी नहीं थी। मैंने कहा, जिस दिन तुम हाँ कह दोगी मैं बता दूंगा। अभी के लिए। मैंने बिस्वी को गोद में उठाया और वापस अंदर जाने के लिए मुड़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही एक लाइन पीछे उछाली, जब भी तुम लोगों का मन बदल जाए आकर कभी भी दरवाजा खटखटा देना। पानी और शावर मैं तुम्हारे लिए रेडी रखूंगा। थप से दरवाजा बंद हो गया, बिल्कुल साफ और निर्णायक तरीके से, जिसने उन तीनों को तपती रेत पर एक दूसरे का मुंह देखते छोड़ दिया। हर एक के हाथ में मौजूद आधी खाली बोतल अभी भी बर्फ जैसी ठंडी थी। लुओ ली ने चिढ़कर अपना पैर पटका। वह इस नर्क जैसी जगह से नफरत करती थी। यहाँ वह खानदान, वह पॉपुलैरिटी और वह पूरा ऑरा और जिस पर उसे इतना घमंड था, सब कुछ बिल्कुल बेकार साबित हुआ था।
और फिर भी इसी जगह पर पहली बार उसे सब कुछ थाली में सजाकर मिलने के बजाय अपनी खुद की काबिलियत पर एक डील का आंकलन करना पड़ रहा था। वह रेत पर ढह गई, अपने घुटनों को गले लगाया और एक गहरी उदास सांस ली। मैं पहले हू मिंग से कांटेक्ट करती हूँ। उसकी आवाज़ में हिचकिचाहट थी और थोड़ी सी बेबसी भी। अगर वह सचमुच अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता तो मैं अलायंस कर लूँगा। ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई शर्म की बात है। लुओ ली ने अपने फटे होंठ को चबाया और कांपती उंगलियों से डिस्ट्रिक्ट चैनल खोला। मैसेजेस किसी टिड्डी दल के झुंड की तरह तेजी से भाग रहे थे, इतने तेज कि उन्हें पढ़ना नामुमकिन था। क्या किसी के पास पानी है? प्लीज़, मैं अपनी सारी लकड़ी एक बोतल के बदले ट्रेड करने को तैयार हूँ। हेल्प, मैं प्यास से मर रहा हूँ। यहाँ रेत के अलावा कुछ नहीं है। क्या आसपास कोई बड़ा खिलाड़ी है? मुझे अपनी टीम में ले लो, मैं कुछ भी करूँगा। चीखें, गालियाँ, भीख मांगना, पूरा चैनल बर्बादी का एक कबाड़खाना लग रहा था। डिस्ट्रिक्ट चैनल में मदद के लिए चिल्लाने का भला क्या फ़ायदा था? क्या वह सचमुच उम्मीद कर रही थी कि कोई भला इंसान उसे मुफ्त में पानी दे देगा? लुओ ली ने एक और लाइन पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। उसने एक गहरी सांस ली, अपने गले के जलते हुए दर्द को दबाया और तेजी से एक लाइन टाइप की। इस वक्त उसकी इकलौती उम्मीद हू मिंग था। लुओ ली छन, हू मिंग, जैसे ही इसे देखो मुझे तुरंत कांटेक्ट करो। वह मैसेज अभी सेंड ही हुआ था कि नए स्पैम की बाढ़ ने उसे नीचे धकेल दिया। लुओ ली का दिल बैठ गया। क्या वह इसे देख भी पाएगा? क्या होगा अगर वह इसे मिस कर दे? जब वह इसी उलझन में थी, अचानक एक फ्रेंड रिक्वेस्ट की चाइम बजी। एप्लीकेंट आईडी, प्राइड हैच ओपन। उसकी तनी हुई नसों का तनाव थोड़ा कम हुआ। ये हू मिंग था, ऑल ब्राइट। जब वे बैटल रॉयल खेला करते थे तो यह उसका अजीब सा क्रिंज क्रिंगी एजलॉर्ड हैंडल हुआ करता था। जैसे ही उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, उसके मैसेजेस की बौछार होने लगी, एक के बाद एक, मानो उसे डर हो कि वह भाग जाएगी। प्राइड हैच ओपन, बेबी, तुमने आखिरकार रिप्लाई किया। मैं 1 घंटे से ज़्यादा समय से डिस्ट्रिक्ट चैनल में तुम्हें पुकारने के लिए स्पैम कर रहा हूँ। प्राइड हैच ओपन, तुम कैसी हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं है? तुम किसके साथ हो? वही पूछताछ वाली टोन दोबारा। कोई और वक्त होता तो लुओ ली उसे गेट लॉस्ट कह देती, लेकिन अभी उसकी ऐसी पोजीशन नहीं थी। लुओ ली छन, हालत खराब है, बहुत खराब। मैं शी यूबिंग और कीन शिन के साथ हूँ और एक जूनियर लड़का दा। दूसरी तरफ से पूरे 10 जोड़ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। लुओ ली व्यावहारिक रूप से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को इमेजिन कर सकती थी। प्राइड हैच ओपन, क्या वहाँ एक लड़का है? तुरंत बाद एक वॉइस कॉल की रिक्वेस्ट पॉप अप हुई। लुओ ली ने बिना किसी हिचकिचाहट के कॉल काट दी। तमीज में रहो। उसका गला सूखकर कोयला हो रहा था। उसमें उससे बहस करने की बिल्कुल ताकत नहीं थी। प्राइड हैच ओपन, हे भगवान, हे भगवान। जेसीयू की तीनों सबसे फेमस कैंपस ब्यूटीज और तुम सब एक साथ हो। प्राइड हैच ओपन, नहीं रुको, तुम चारों को एक ही आइलैंड पर डंप किया गया है। एक दूसरे छोटे से आइलैंड पर। हू मिंग की आंखें जलन के मारे लाल हो गईं। पूरे स्कूल की 3 सबसे फेमस ब्यूटीज एक ही आइलैंड पर किसी जूनियर के साथ फंसी हुई थी, जो न जाने कहां से टपक गया था। ऐसा गुड लक उस पर क्यों नहीं चमका? उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी रेत पर दे मारी, तपते हुए दाने उसकी उंगलियों के जोड़ों से रगड़ खा गए। उसने अपने पेट की पूरी जलन को दबाया और पूछताछ जारी रखी, संभल कर रहना। प्राइड हैच ओपन, उस जूनियर का नाम क्या है? क्या मैं उसे जानता हूँ? क्या वह भरोसेमंद है? लुओ ली का सब्र अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। भरोसेमंद? इस वक्त उसे सिर्फ इस बात की परवाह थी कि वह कल तक जिंदा बच पाएगी या नहीं। लुओ ली छन, तुम इतने फ्री हो क्या? जलन हो रही है? क्या तुम खुद लीडरबोर्ड चेक नहीं कर सकते? बिल्डिंग, एक्सपेंशन, वोयाज बीस्ट, वह उन सब पर नंबर 1 है। इस बार सन्नाटा और भी लंबा खींचा। पूरा 1 मिनट बीत जाने के बाद उसने बमुश्किल एक लाइन लिखी। प्राइड हैच ओपन, क्या वह समय है? उसे यह गैस करने के लिए लीडरबोर्ड चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि वह कौन था। वह आईडी डिस्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट्स में 3 बार चमक चुकी थी, अब उसे कौन नहीं जानता था। हू मिंग को लगा जैसे उसके दिल को किसी अदृश्य मुट्ठी ने भींच लिया हो। वह बमुश्किल सांस ले पा रहा था। आखिर क्या चीज़ था वह समय? सबसे पहले एक स्पेंड करने वाला, सबसे पहले बिल्डिंग बनाने वाला, जिसने अकेले दम पर वोयाज बीस्ट लीडरबोर्ड ओपन कर दिया था। ऐसी जगह पर पावर ही सब कुछ थी। और वह खुद, उसके पास तो एक बेसिक वोयाज बीस्ट तक नहीं था। समंदर पार करके लुओ ली को लेने आने की बात सोचना एक प्योर फैंटेसी कल्पना थी। उसकी इकलौती उम्मीद 6 दिनों में समुद्र के जमने की थी। लेकिन 6 दिन, रिसोर्सेज का समंदर थामे बैठे एक आदमी के सामने, क्या लुओ ली सचमुच अपने दांत भींचकर पूरे 6 दिनों तक टिक पाएगी? लुओ ली तो भूल जाओ, अगर वह खुद उसकी जगह होता तो शायद बहुत पहले ही सरेंडर कर चुका होता। तपती रेत पर लुओ ली बेसब्री से जल रही थी। एन वक्त पर फुस हो जाता है हर बार। वह अब इस बात को और नहीं घुमाना चाहती थी और उसने अपनी फाइनल डिमांड सामने रख दी। लुओ ली छन, क्या तुम्हारे पास पानी है?
एक्स्ट्रा पानी, मैं प्यास से मर रही हूँ। उस मैसेज ने एक पल में हुमिंग के दिमाग को पूरी तरह ब्लैंक कर दिया। आखिरकार वही हुआ जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। पानी, उसके पास एक बूंद तक नहीं थी। वह और उसके 3 टीममेट्स पूरे समय फिशिंग करते रहे थे और उन्हें बेस रिसोर्सेज के अलावा कुछ नहीं मिला था। एक बोतल का ढक्कन तक नहीं। लेकिन उसने लुओली को सीधे नो कहने की हिम्मत नहीं की। वह डर गया था। उसे डर था कि जैसे ही उसने ना कहा, वह मुड़ेगी और सीधे उस समर नाम के आदमी की बाहों में चली जाएगी। प्राय द हैच ओपन, मेरे पास अभी सचमुच पानी नहीं है। प्राय द हैच ओपन, लेकिन बेबी तुम चिंता मत करो, जैसे ही मुझे कुछ मिलेगा मैं सबसे पहले तुम्हें भेजूंगा। प्राय द हैच ओपन, मैं खुद प्यासा रह लूंगा पर पहले तुम्हें दूंगा। तुम्हें मेरा भरोसा करना होगा। प्राय द हैच ओपन, मेरा टैलेंट एटीए है, सुपर स्ट्रॉन्ग। एक बार समुद्र जम जाए मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, बस मेरा इंतजार करना। प्राय द हैच ओपन, मुझे कुछ घंटे और दो, मैं कसम खाता हूं कि मैं पानी का इंतजाम कर लूंगा। प्राय द हैच ओपन, बेबी कुछ तो बोलो, तुम मुझे डरा रही हो। मैसेजेस की उस पूरी झड़ी को देखकर लुओली में रिप्लाई करने की भी एनर्जी नहीं बची थी। उसने बस चैट क्लोज कर दी। तुम्हारे लिए 6 दिन इंतजार करूं, ताकि तुम आकर मेरी लाश उठा सको। स्क्रीन पर लिखे वो खोखले वादे उसे एक बहुत बड़े मजाक जैसे लग रहे थे। उम्मीद का आखिरी धागा भी तपते सूरज के नीचे भाप बनकर उड़ गया। जैसे ही उसने स्क्रीन बंद की, उसे चक्कर का एक भयानक झटका लगा। दुनिया घूमने और डोलने लगी। उसके कानों में एक तीखी सी आवाज गूंजने लगी। उफ! वह कराह उठी और इससे पहले कि वह गिरती, उसने सही समय पर तपती रेत का सहारा लेकर खुद को संभाला। ईमानदारी से कहूं तो वह वास्तव में हुमिंग को दोष नहीं दे रही थी। समर जैसा कोई इंसान तो एक अपवाद था। ज्यादातर लोग बिल्कुल उसी की तरह थे, मौत के मुहाने पर सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे थे। हुमिंग के भी टीममेट्स थे। वह भी एक इंसान था, उसे भी पानी की जरूरत थी। उसे भला क्या हक था कि वह उम्मीद करे कि वह आकर उसे बचाएगा। बस बात इतनी सी थी, वह निराशा बिल्कुल असली थी, दर्दनाक रूप से असली। उसने पहली बार में हुमिंग को डेट करने के लिए हाँ क्यों कहा था? सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बास्केटबॉल टीम का पावर फॉरवर्ड था, पूरी तरह मजबूत मसल्स वाला। ऐसा लड़का जिसके बगल में खड़े होने पर आपको सेफ्टी फील हो, जो चाहने वालों की अंतहीन लाइन को दूर रखने के काम आता था। और अब वह बॉयफ्रेंड जो कभी उसे इतना सिक्योर फील कराता था, इस क्रूर दुनिया में एक बिल्कुल बेकार इंसान बन चुका था, जो हवा में एक ऐसा महल बनाने के अलावा किसी काम का नहीं था जिसे वह कभी चख भी नहीं सकती थी। चक्कर लहरों की तरह आ रहे थे, हर एक पहले वाले से ज्यादा तेज था। वह महसूस कर सकती थी वह हीट स्ट्रोक के बिल्कुल किनारे पर थी। थोड़ी देर और झेलने का सीधा सा मतलब था कि वह सचमुच मर जाएगी। उसने मुश्किल से अपना सिर कीनशिन और शीर यूबिंग की तरफ घुमाया। वे दोनों भी उसकी तरफ देख रही थीं, उनकी आंखों में अभी भी उम्मीद का एक आखिरी कतरा बाकी था। अगर वह बस एक बोतल हासिल कर पाती और वे आपस में कुछ घूंट बांट लेतीं, तो शायद वे आधा दिन और टिक जातीं। लेकिन उन्हें बदले में सिर्फ लुओली का चेहरा दिखाई दिया, जो किसी लाश से भी ज्यादा सफ़ेद पड़ चुका था। लुओली ने अपनी सूखी नाक को सिकोड़ा। जिंदा रहने के आगे कैंपस क्वीन का वह थोड़ा सा घमंड रत्ती भर भी मायने नहीं रखता था। मैं जाकर उससे बात करती हूँ। वह रुकी, फिर उसने जोड़ा, मानो वह खुद को ही समझा रही हो, अगर मुझे कुछ पानी मिलता है तो मैं उसे तुम्हारे साथ भी शेयर करूंगी। अपने घुटनों पर जोर देते हुए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को ऊपर खींचा और उनकी उलझी हुई नजरों के बीच धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उस छोटे से केबिन की तरफ बढ़ी जो बिल्कुल पास ही था। अंदर, मैंने दस्तक सुनी। खट खट खट, हल्की लेकिन जिद्दी। मैंने आलस से जवाब दिया, अनलॉक है, अंदर आ जाओ। जैसे ही दरवाजा खुला, दोपहर भर की जो ठंडी हवा मैंने केबिन में जमा की थी, वह पूरी तरह से बाहर की तरफ भागी। दरवाजे पर खड़ी लुओली पूरी तरह फ्रीज हो गई। वह ठंडक उससे किसी मालगाड़ी की तरह टकराए होगी। उसकी बॉडी का एक एक रोमछिद्र पॉट जैसे एक साथ सिमट गया और वह अनजाने में कांप उठी। उसकी गर्दन का चिपचिपा पसीना पलक झपकते ही सूख गया। उसने मुझे देखा, फिर मेरे पीछे गुनगुना रहे उस क्लाइमेट कंट्रोलर को देखा। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे थे मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसे याद आ गया था, बिल्कुल, पिछले डिस्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट्स में मैंने एक क्लाइमेट कंट्रोलर ब्लूप्रिंट हासिल किया था। उसने बस यह उम्मीद नहीं की थी कि मैं इसे इतनी जल्दी असेंबल भी कर लूँगा। जिसका सीधा सा मतलब था कि जब बाहर हर कोई 40 डिग्री की गर्मी में आधा भुन चुका था, मैं पूरे समय एयर कंडीशनिंग में दुबका बैठा था। आह, कितना अच्छा है! इससे पहले कि वह रोक पाती, उसके फटे हुए गले से एक सेटिस्फाइड सांस निकल गई। यहाँ तक कि उसने अनजाने में अपने हाथ भी फैला दिए, उस जान बचाने वाली ठंडी हवा को खुद में समेटते हुए। वह पूरी तरह से परमानेंट ब्लिस्ड आउट में लग रही थी। मैं बिस्वी के साथ सोफे पर पसरा हुआ इस पूरे नज़ारे को देख रहा था और मुझे गहरी तसल्ली महसूस हो रही थी।
अच्छा हुआ कि वो यूशन ने तेजी से काम किया और मटेरियल्स को समय पर डिकम्पोज कर दिया, जिससे उसके अंदर आने से पहले ही क्लाइमेट कंट्रोलर असेंबल हो गया। वरना ये जगह अभी भी एक स्टीमर बनी होती और इस डील को क्लोज करना इतना आसान नहीं होता। इस तरह का जो अंतर होता है तुम उसे 100 बार एक्सप्लेन कर लो, पर वह उसके खुद इसे एक सेकंड के लिए महसूस करने के बराबर कभी नहीं हो सकता। मैंने उसकी तरफ अपनी ठुड्डी उठाई। बाहर वाकई बेरहम धूप है। अंदर आ जाओ और फिर बात करते हैं। लुओ ली झटके से होश में आए, उसने अपने हाथ नीचे किए और दरवाजे पर थोड़ी खोई खोई सी खड़ी रही, उसकी गालें उसकी मर्जी के बिना गर्म हो रही थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा। बस एक दर्जन कदम दूर हवा गर्मी के मारे धुंधली और लहराती हुई दिख रही थी, और वह अब किन जियान और शिए यूबेंग के चेहरों को बमुश्किल ही देख पा रही थी। वहां जैसे कोई दूसरी ही दुनिया थी। पीछे मुड़कर देखने के उस एक पल में ही दरवाजे की ठंडी हवा को गर्मी के झोंके ने बाहर धकेल दिया और वही जानी पहचानी जलन उसकी पीठ पर फिर से लिपट गई। बस एक सेकंड लगा, वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। लुओ ली को अचानक खुद पर बड़ी तरस आए। उस थोड़े से घटिया घमंड के लिए वह आधा दिन बाहर भूनती रही, और आखिरकार क्या उसे इसी दरवाजे से अंदर आकर मेरे साथ शर्तों पर बात करने के लिए नहीं बैठना पड़ा? अपने सूखे प्यासे गले से उसने बमुश्किल एक शब्द निकाला, फाइन। इसी के साथ उसने केबिन के अंदर कदम रखा और पीछे हाथ बढ़ाकर उस दरवाजे को धीरे से बंद कर दिया जो दो अलग अलग दुनियाओं को अलग कर रहा था। बाहर की भीषण लू अब पूरी तरह से लॉक हो चुकी थी। क्लिक, दरवाजा बंद हुआ और लकड़ी की उस पतली शीट ने दो अलग दुनियाओं को एक दूसरे से पूरी तरह जुदा कर दिया। बाहर एक ऐसा नर्क था जहां सांस लेना भी गले में छुरियां निगलने जैसा महसूस हो रहा था। अंदर एक ऐसा स्वर्ग था जो आपको राहत की ठंडी सांस लेने पर मजबूर कर दे। लुओ ली ने लालच के साथ उस बर्फीली हवा को अपनी सांसों में खींचा और आखिरकार उसके फेफड़ों की जलन शांत हुई। वह दरवाजे के पास अजीब तरीके से खड़ी रही, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ और पैर कहाँ रखे। मैं सोफे के सहारे आराम से लेटा हुआ था, मुझे बोलने की कोई जल्दी नहीं थी। मैंने धीरे से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। धूप से उसकी स्किन काफ़ी बुरी तरह झुलस गई थी, लेकिन वह अभी भी खुद को संभाले हुए थी। शायद इसलिए क्योंकि मैंने उसे एक पल ज़्यादा देर तक घूर दिया था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठियों को भींचा और मानो कोई बहुत बड़ा फैसला ले रही हो, अचानक अपना सिर उठाकर मेरी नज़रों से नज़रें मिलाईं। मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने अपना सिर दोबारा नीचे झुका लिया। उसकी आवाज़ किसी मच्छर जितनी पतली थी। बस मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। उसकी टोन किसी ऐसे इंसान जितनी दर्दनाक थी जो सीधे फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहा हो। मैंने अपनी एक भौं उठाई। ओह, इतना बड़ा फैसला। मैं सोफे पर थोड़ा सीधा होकर बैठा, अपनी कोहनियां घुटनों पर टिकाईं और उसकी तरफ देखने लगा। खैर, जब तुम इतनी दूर आ ही गई हो तो पहले इधर पास आओ। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया। मैंने तो बस उसे पास आने के लिए कहा था। क्या ये कुछ ज़्यादा था? उसका एक्सप्रेशन ऐसा था मानो मैं उसे खींचकर समंदर में डुबाने ले जा रहा हूँ। क्या मैं पहले नहा सकती हूँ? उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बड़ी और भीख मांगती हुई जैसी थीं। मैं पूरी पसीने से तर हूँ, मैं बहुत गंदी हो रही हूँ। इतनी जल्दी क्या है? पहले यहाँ आओ। उसने अपने होंठ भींचे और छोटे छोटे कदमों से मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसका हर एक कदम ऐसा था मानो वह जलते हुए कोयलों पर चल रही हो। मैं जितनी देर उसे देखता, चीज़ें उतनी ही अजीब लग रही थीं। वह लड़की मुर्दे जैसी सफ़ेद पड़ चुकी थी, उसकी आंखें लाल थीं और वह पूरी तरह से एक ऐसी कैदी जैसी दिख रही थी जिसे सीधे मौत की सज़ा के लिए ले जाया जा रहा हो। क्या ये सचमुच इतना गंभीर मामला था? वह आखिरकार मेरे ठीक सामने आकर रुकी। उसका सिर लगभग उसके सीने से सटा हुआ था और उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। वहाँ खड़ी क्यों हो? मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ? वह पूरी तरह से चौंक गई और उसने मेरी तरफ हैरान होकर देखा। उसका एक्सप्रेशन इतना उलझा हुआ था कि उस पर कोई पूरी रिसर्च बुक लिखी जा सके। मैं ये गैस करने के मूड में बिल्कुल नहीं था कि वह क्या सोच रही है, इसलिए मैंने बस इतना कहा, अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाओ और आंखें बंद करो। उसकी पलकें जोर से कांपीं और उसकी आंखों से सचमुच दो आंसू टपक गए। मुझे देखकर आखिर उसने अपने दिमाग में कौन सा दुनिया हिला देने वाला खौफनाक सीन इमेजिन कर लिया था। उसने एक गहरी सांस ली, मानो खुद को अपनी किस्मत के हवाले कर रही हो। धीरे से अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ आगे बढ़ाए और यहाँ तक कि अपनी गर्दन को भी खड़ा कर लिया। पूरी तरह से जो करना है कर लो वाला पोज। ठीक है। मैंने अपने पैक से वह चीज़ निकाली जिसे मैंने अभी अभी खरीदा था और उसे धीरे से उसकी खुली हथेलियों पर रख दिया। ये सॉफ्ट है, आंखें बंद रखो। वह इंतजार करने लगी। 1 सेकंड, 2, 5 और जब उसने देखा कि मैं कोई हरकत नहीं कर रहा हूँ तो उसकी बाहें और ज़्यादा सिकुड़ गईं। उसका एक्सप्रेशन व्यवहारिक रूप से मुझसे पूछ रहा था, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? मैं सचमुच अपनी हंसी नहीं रोक पाया और जोर से हंस पड़ा। हे, वह सकपका गई। अपनी आंखें खोलो और देखो तो सही कि तुम्हारे हाथों में क्या है।
संदेह से भरी लुओ ली ने अपनी आंखें खोलीं और नीचे देखा। उसने अपनी हथेलियों में जिसे थाम रखा था वह उसकी बुरे सपनों का कोई मॉन्स्टर नहीं था। वह बहुत ही सफाई से मोड़ा हुआ एक साफ सुथरा स्विमसूट था। वह अपनी जगह पर फ्रीज हो गई। कुछ सेकंड बाद उसने झटके से अपना सिर उठाया और मुझे घूरने लगी और मैं वहीं सोफे पर बिल्कुल उसी पोज में लेटा हुआ था। मैंने अपनी एक उंगली तक नहीं हिलाई थी। तो इस पूरे समय मैं बस उसे बदलने के लिए कपड़े देना चाहता था। तो उसका आंखें बंद करना, हाथ आगे बढ़ाना, गर्दन कड़ी करना और मौत का सामना करने के लिए आंसू बहाना, वह सब बस एक वन मैन शो था जो उसने खुद ही अपने दिमाग में चला रखा था। खून सीधे उसके सिर पर चढ़ गया। उसका चेहरा इतना गर्म हो चुका था कि उस पर कोई अंडा फ्राई किया जा सके। उसने एक छोटी सी चीख निकाली और पागलों की तरह अपने ही गालों को थपथपाने लगी। वह चाह रही थी कि वह उसी पल वहीं गायब हो जाए। मैं इतनी जोर से हंस रहा था कि मेरे कंधे हिल रहे थे। मुझे कहना पड़ेगा, तुम्हारे चेहरे का वह लुक, क्या तुमने मुझे सचमुच कोई खौफनाक विलेन समझ लिया था? ये तुम्हारी गलती है। वह पूरी तरह भड़क उठी। उसने स्विमसूट छीना और उसे मेरे पैर पर दे मारा। तुम और तुम्हारी यह अजीब टोन। यहाँ आओ, आंखें बंद करो। किसे पता था कि तुम क्या करने वाले हो? मैं बहक गई थी। चिल्लाने के बाद, मानो उसे डर हो कि कहीं मैं इसे वापस न ले लूं, वह तेजी से झपटी और स्विमसूट को उठाकर अपने सीने से कसकर चिपका लिया। उसने नीचे की तरफ एक नज़र डाली और अपने होंठ सिकुड़े। इसका स्टाइल वास्तव में काफ़ी हद तक उसकी पसंद का ही था। उफ, स्विमसूट भी कितनी सटीक चॉइस से चुनता है। उसने मुझे तिरछी नज़रों से घूरा, लेकिन उसका गुस्सा अब पूरी तरह ठंडा हो चुका था और उसकी आवाज़ धीमी हो गई। तो क्या पानी है? मुझे प्यास लगी है और मुझे नहाना भी है। मैंने कुछ नहीं कहा और कमरे के कोने की तरफ अपनी ठुड्डी से इशारा कर दिया। उसने मेरी नज़र का पीछा किया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कोने में लकड़ी के 4 बैरल्स करीने से रखे हुए थे, जिनमें से 3 के ढक्कन हटे थे और वो साफ पानी से लबालब भरे थे। आखिरी बैरल उस गूंजते हुए प्यूरीफायर से जुड़ा था और पानी लगातार उसमें गिर रहा था। पानी से भरे 3 पूरे बैरल्स। एक ऐसी दुनिया में जहां साफ पानी की एक बूंद भी किसी बड़ी दौलत के बराबर थी, वहां पानी के 3 पूरे बैरल्स रखे थे। उसका गला अपने आप सूखने लगा। कोई आदिम इच्छा, प्राइमल अर्ज, उसे पुश कर रही थी कि वह दौड़कर जाए और अपना सिर सीधे एक बैरल में डुबो दे। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। वह मुड़ी, सीधे मेरी मुस्कुराती हुई आंखों में देखने लगी। मैं बिल्कुल आराम से कहा, वह पानी नहाने के लिए है। अगर तुम्हें पीने के लिए चाहिए। मेरे दूसरे हाथ ने हवा में एक झटका दिया और किसी मैजिक ट्रिक की तरह आइस्ड लेमन टी की एक बोतल सामने आ गई, जिस पर ठंडी ओस की बूंदें जमी थीं और बर्फीली भाप निकल रही थी। उसकी तरफ देखे बिना ही मैंने वह बोतल उसकी तरफ उछाल दी। ये ज़्यादा बेहतर लगेगी। आइस्ड लेमन टी, वह भी एकदम चिल्ड। लुओ ली ने हड़बड़ाकर उसे लपका। ठंडक उसकी उंगलियों से होती हुई सीधे उसके दिमाग तक पहुंची और उसके दिमाग का फ्यूज फिर से उड़ गया। उसने अविश्वास से उस ड्रिंक को देखा, फिर झटके से अपना सिर उठाकर मुझे देखने लगी। उसकी आवाज़ एकदम तीखी हो गई। ये सब आखिर कहाँ से रहा है? मैं वापस सोफे पर आराम से लेट गया, बिना किसी जल्दबाजी के। तुम्हें जवाब चाहिए या ड्रिंक चाहिए? कोई एक चुन लो। क्या ये भी कोई चॉइस थी? मैं साफ देख सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसकी प्यास के आगे इस जवाब की क्या औकात थी? लुओ ली ने ढक्कन घुमाकर खोला और वह करारी आवाज़ किसी जन्नत के म्यूजिक जैसी लगी। जैसे ही नींबू की वह जानी पहचानी खट्टी मीठी खुशबू उसकी नाक से टकराई, वह खुद को रोक नहीं पाए। उसने अपना सिर पीछे झुकाया और बिना रुके बोतल से 2 बड़े घूंट गटक गई। वह ठंडा लिक्विड उसके जलते हुए गले से नीचे उतरा, जैसे बर्फ का कोई झरना बह गया हो, जिसने उसके अंदर की आग को पूरी तरह शांत कर दिया। यह इतना अच्छा था कि वह लगभग रोने जैसी हो गई। उसने बोतल नीचे रखी, एक लंबी सांस ली, उसकी जान में जान आए और वह गुस्से में अपने होंठ मटकाते हुए बुदबुदाए, नहीं बताएंगे। बड़े कंजूस हैं। बड़बड़ाने के बाद उसने चोरी से मेरी तरफ देखा और उसे एहसास हुआ कि मुझे उसके इस नखरे से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा था। यहाँ तक कि मेरे मुंह के कोने पर एक स्माइल थी। वह चुपचाप रिलैक्स हो गई। लगता है अब मुझे इसके सामने अच्छी बच्ची बनने का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना मैं पागल हो जाती। टेंशन दूर होते ही उसने बची हुई आधी बोतल भी एक ही बार में खाली कर दी। डकार, एक सेटिस्फाइड छोटी सी पानी की डकार उसके मुंह से निकल गई, इससे पहले कि वह उसे रोक पाती। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की हालत से सीधे एक ठंडी ड्रिंक पेट में जाने के कारण उसके घुटने कमजोर हो गए थे। वह लगभग लड़खड़ाने लगी थी। भले ही यह बहुत अच्छा फील हो रहा था, पर मौत के मुंह को छूकर आने का वह एहसास ऐसा था जिसे वह अपनी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं चखना चाहती थी। मैंने पूछा, अब प्यास बुझ गई? नहीं, अब प्यास नहीं लगी है। अच्छा है। मैंने कोने में रखे बैरल्स की तरफ इशारा किया। अगर नहाना है तो वहाँ काफ़ी पानी है।
लुओली का चेहरा फिर लाल हो गया और वह थोड़ी देर तक छटपटाती रही, इससे पहले कि वह बमुश्किल ये बोल पाती। तो क्या तुम पहले थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? मैंने बिना अपनी पलकें उठाए बस एक हम कहा। क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी पीठ साफ कर दूं? किसने कहा कि तुम मेरी पीठ साफ करो? वह तुरंत भड़क उठी, अपना पैर पटका। मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए कह रही हूं। मैं सोफे से उठा, अंगड़ाई ली और बिल्कुल मासूम सा चेहरा बना लिया। अगली बार साफ साफ बोला करो सीनियर। लोग बहुत आसानी से गलत मतलब निकाल लेते हैं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, वह गुस्से के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पाए और बस चिढ़कर दूसरी तरफ मुड़ गई। मेरा वास्तव में वहां रुकने का कोई प्लान नहीं था। जब सही समय आएगा मुझे धक्का भी नहीं देना पड़ेगा। ये सीनियर्स खुद अपने आप रास्ते पर आ जाएंगी। क्यों न बाहर जाकर देखा जाए कि बाकी की दोनों गॉडेस क्या सोच रही हैं। मैं खड़ा हुआ और सोफे के पीछे हाथ हिलाया। छोटी बच्ची, चलो टहलने का समय हो गया। सोफे के पीछे से एक सॉफ्ट छोटी गुलाबी चीज कूदकर बाहर आए। बिस्वी अपनी बड़ी चमकदार आंखें मटकाते हुए उत्सुकता से लुओली का मुआयना कर रही थी। ओह! जैसे ही लुओली ने उसे देखा, उसका दिल पिघल गया और उस बेइज्जती का वह ख्याल उसके दिमाग से पूरी तरह गायब हो गया। वह तुरंत नीचे बैठी और संभल कर बोली, इसे मेरे पास छोड़ दो। मैं इसे भी नहला दूंगी, ओके? प्लीज। ये देखकर कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसे एक परफेक्ट बहाना मिल गया। क्या तुमने ही नहीं कहा था कि इसने मेरी खुशबू पकड़ ली है? मैं बस इसे तुम्हारे लिए साफ कर दूंगी। कैसा रहेगा? बिस्वी और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा और वह छोटी चीज तुरंत समझ गई। वह खुशी से कूदती हुई लुओली के पास गई और अपना सिर उसकी हथेली से रगड़ने लगी। मैंने दरवाजा धकेला और बाहर आ गया। किसी इंसान को पका देने वाली गर्म हवा का एक झोंका मुझसे टकराया और यहाँ तक कि मैं भी थोड़ा झिझक गया। ये खौफनाक मौसम सचमुच इंसानों के रहने लायक नहीं था। अच्छा हुआ कि मैंने क्लाइमेट कंट्रोलर बनाने में जल्दबाजी की, वरना मैं भी यहाँ बाकी सबकी तरह सूखकर कबाब बन चुका होता। मैंने ऊपर देखा। कीन जियान और शी ह्यूबिंग की पतली आकृतियां उस तपती, लहराती हवा के बीच थोड़ी धुंधली दिख रही थीं। वो दोनों घमंडी कैंपस क्वींस अभी भी अपनी अकड़ में तप रही थीं। उन्होंने आवाज़ सुनी, पीछे मुड़कर मुझे देखा, पर कुछ नहीं बोलीं। झुकना नहीं है तो फिर भूनती रहो। मैं दबाव नहीं डालने वाला था। मैं दरवाजे के फ्रेम के सहारे टेक लगाकर खड़ा हो गया। अंदर से पानी के छलकने की आवाज़ें आ रही थीं, जिसमें बीच बीच में लुओली के हंसने की आवाज़ भी शामिल थी जो बिस्वी के साथ खेल रही थी। सर्वाइवल के इस बैकग्राउंड में वह आवाज़ किसी भी म्यूज़िक से कहीं ज़्यादा मीठी लग रही थी। फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स लिस्ट खोली और असली बिजनेस पर आ गया। वह इस लेमंती अभी अचानक कहीं से नहीं आई थी। उसका सोर्स एक ऐसा टारगेट था जिसमें मैंने थोड़ी दिलचस्पी ली थी। एक्सचेंज ब्राउज करते वक्त मुझे कोई मिला था जिसने आइस्ट लेमंती को एक बेतुकी कीमत पर लिस्ट कर रखा था, 10,000 प्लैंक्स। स्वाभाविक रूप से मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं बनने वाला था। मैंने बस उस सेलर को फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया और थोड़ी बातचीत के बाद सिर्फ 5 लीटर साफ पानी के बदले उसे खरीद लिया। ऊपर से देखने पर यह डील घाटे का सौदा लग सकती थी, लेकिन मेरी नज़र खुद उस सेलर पर थी। बाई जिंगशी ओवरऑल रेटिंग 92। यही तो असली पॉइंट था। समर, दीदी, पानी कैसा था? उसने लगभग तुरंत रिप्लाई किया, दाजी ने मुझे रुला दिया, दाजी मेड मी क्राई। इतना अच्छा था कि अगली बार जब मैं कोई ड्रिंक निकालूंगी तो वह भी तुम्हें ही बेचूंगी। मैंने स्माइल की। समर, तो क्या आइलैंड पर आकर इसे पर्सनली पीना चाहोगी? मैं नाव लेकर तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। दाजी ने मुझे रुला दिया, ये थोड़ा मुश्किल होगा। मेरे बॉयफ्रेंड भी मेरी टीम में ही हैं। भला मुझमें इतनी हिम्मत कैसे होगी कि मैं तुम्हारे आइलैंड पर आ सकूं? मैं बिल्कुल यही सुनना चाहता था। मैं उससे अभी भी चैट इसलिए कर रहा था ताकि एक चीज़ कंफर्म कर सकूं, उसका टैलेंट। जब तक वह 8 से नीचे था, यह मेरे लिए एक बड़ी लॉटरी थी। समर, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे टैलेंट को कम समझता है? आखिर वह है क्या? दाजी ने मुझे रुला दिया। इस इन्फॉर्मेशन के लिए 1 लीटर पानी लगेगा। डील मंजूर है। 5 नॉटिकल माइल्स दूर एक छोटे से आइलैंड पर बाई जिंगशी ने मैसेज देखा और अनजाने में पास खड़े लूशू और अपनी 2 दूसरी टीममेट्स की तरफ एक नज़र डाली। वे तीनों अभी अभी ट्रेड में मिले 5 लीटर पानी का जश्न मना रहे थे। वे ऐसे खुश थे मानो उनकी कोई बड़ी जैकपॉट लग गई हो।